टॉपिक आज का है इज योर एसआईपी परफॉर्मिंग। अच्छा, आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि आपकी एसआईपी अच्छी परफॉर्म कर रही है? चलो, चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप मेंशन करोगे ना, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ना कि मैं अकेले अकेले सिर्फ बात करते जा रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं, थोड़ा चैट बॉक्स को लाइव रखते हैं हम लोग। कुछ भी क्वेश्चंस रह गए चैट बॉक्स में तो डालो ही डालो। मेरे साथ रिद्धि, प्रज्ञा मैडम, पार्थ और वेदांत, अथर्व सब है जो आपको आंसर दे देंगे। फिलहाल मैं चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली आपके रिएक्शंस को देख रहा हूँ। आपकी एसआईपी जितने भी साल पुरानी है, जितने भी मंथ पुरानी है, क्या आपकी एसआईपी अच्छी परफॉर्म कर रही है? अगर कर रही है तो यस डाल दो चैट बॉक्स में, नहीं कर रही है तो कुछ मत डाल दो। चलो, बहुत तो बहुत लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, नो भी रिप्लाई आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है। So that's the reason यही that यही the रीजन था, हम लोग भी चाहते थे कि आप ऑनेस्ट हो। अच्छा, यस भी रिप्लाई आ रहा है, नो दोनों। नो तो रिप्लाई आ रहा है, बहुत लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, मतलब वो शायद नो ही रहेगा। आपकी एसआईपी शायद आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो पा रही है, शायद कम है, रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो हम लोग का आज का पर्पस भी वही था। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ विद एसआईपी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो ये लेटेस्ट एसआईपी परफॉर्मेंस है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। एसआईपी परफॉर्मेंस इक्विटी फंड्स के है जून 2026, मतलब रिसेंट मंथ की है। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा आपको कि सी द एसआईपी रिटर्न्स। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ठीक है? अगर मैं पहले 3 साल के एसआईपी रिटर्न्स देख रहा हूँ, 1 साल 2 साल, मतलब अगर किसी ने 1 साल पहले एसआईपी चालू की होती, या फिर 2 साल पहले, या फिर 3 साल पहले, यू कैन सी एसआईपी रिटर्न्स कितने हैं। कुछ फंड्स है जिनके एसआईपी रिटर्न्स दिखा रहा हूं मैं, कुछ फंड्स है जिनके एसआईपी रिटर्न्स थोड़े बेटर भी है, बट ऑलमोस्ट ऑल फंड्स के एसआईपी के रिटर्न्स कम है, सिंगल डिजिट्स है, या फिर आपको माइनस में भी दिख रहा है। करेक्ट? आई थिंक बहुत लोग इससे थोड़े से नाराज भी है कि आपने क्या फंड सिलेक्शन किया, मेरी एसआईपी इतनी कम परफॉर्मिंग क्यों है। right? तो सबसे पहले ना हम लोग समझ लेते हैं एसआईपी की वर्किंग कैसे होती है। तो मैं सिंपल है कि एक्सेल के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सिंपल एक एक्सेल दिखाता हूँ। एक्सेल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एसआईपी की वर्किंग कैसे होती है। आप प्लीज मेरे साथ रहो और मुझे ये कैलकुलेशंस में हेल्प करो। ठीक है, सपोज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी से। ये वर्किंग आपको समझना पड़ेगा कि ये एसआईपी की वर्किंग होती है कैसे, एसआईपी क्यों परफॉर्मेंस नहीं करती है, एसआईपी क्यों परफॉर्म करती है। इसके लिए ये कैलकुलेशंस आपको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। अच्छा, एनएवी चीज क्या होती है पता है आपको? बहुत लोगों को एनएवी चीज नहीं पता होती, इसके लिए मैं सिंपली वे में जाता हूँ कि मैं अगर कोई मार्केट में जाता हूँ कुछ खरीदने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि मैं सब्जी मार्केट में जाता हूँ प्याज खरीदने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं प्याज खरीदने के टाइम पे कि पर केजी प्याज कितना है। चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सभी को और दिल के करीब वाला प्रोडक्ट लेता हूँ, प्याज नहीं लेता हूँ। मैं बोलता है कि मैं सोना खरीदने जाता हूँ। ओके, तो हम लोग सोना खरीदने जब मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं, पर ग्राम सोने का रेट कितना है। करेक्ट, उसको ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड लैंग्वेज में एनएवी कितनी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कितने ग्राम्स एक्यूमुलेट किए वो देखते हैं, और देन हम लोग देखते हैं इनमें कि उसका वैल्यूएशन कितना है। चलो, आप मुझे बताओ, अगर मैं 10,000 रुपीज लेके एक ज्वेलर के पास जाता हूँ और जहां पे पर ग्राम सोने का, 1 ग्राम सोने का रेट चल रहा है 10 रुपया, हाइपोथेटिकली समझ लो 10 रुपया चल रहा है, तो हमें कितने ग्राम सोना मिलेगा? सिंपली 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 ग्राम मेरे पास सोना आ जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम की रेट है 10 रुपीज। राइट, मैं नेक्स्ट मंथ से 10,000 रुपीज लेके जाता हूँ, और वो टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सोने का रेट गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली, अभी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए थोड़ा एक्सट्रीम लेवल दिखा रहा हूँ, इतने लेवल से नहीं होता है, बट मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल से दिखा रहा हूँ कि सपोज सोने का रेट 5 रुपीज पर ग्राम हो गया, मार्केट गिर गया सोने का। right? तो यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? सबसे पहले फायदा क्या होगा कि आपके पास 2,000 ग्राम सोना आ जाएगा। करेक्ट, नुकसान क्या हुआ कि सोने का रेट गिर गया। मैं थर्ड मंथ फिर से 10,000 रुपीज लेके इन्वेस्टमेंट करता हूँ और फिर से सोने का रेट गिर जाता है। हाइपोथेटिकली 2 रुपए आ जाता है, इतना नहीं होता है, बट मैं एक्सट्रीम थोड़ा कंडीशंस दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन पर्पस।
कितना ग्राम सोना मिलेगा? 5000 ग्राम सोने आपके पास आ जाएंगे। आप ये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोने में, आप जाके फिर से नेक्स्ट मंथ में जाते हो, देन उसके नेक्स्ट मंथ में जाता हो, नेक्स्ट मंथ में जाता हो, तब से थोड़ा सोने का रेट बढ़ जाता है, 5 रुपया हो जाता है। अगर मैं ये फॉर्मूला को यहाँ पे बिठाऊं तो 2000 रुपीज का ग्राम सोना मेरे पास आएगा। नेक्स्ट मंथ में फिर से सोना लेने जाता हूँ, अभी सोना आ गया 10 रुपए का, 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया होके 6 रुपया। मेरे पास ये मंथ में कितना सोना, कितना ग्राम सोना एक्यूमुलेट हो जाएगा? 1667। एवरी मंथ जैसे जैसे सोने का रेट ऊपर नीचे होते गया, वैसे मेरा पर ग्राम एक्यूमुलेशन भी ऊपर नीचे होते गया। कभी 1000 ग्राम सोना मेरे पास आया, कभी 5000 ग्राम आया, कभी 2000 ग्राम भी आया। एट द एंड मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 50,000 रुपीज। और सेम मेरे पास कितने ग्राम सोना एक्यूमुलेट हुआ है? 11,667। यहां तक क्लियर है? ओके। एट दिस मोमेंट अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में मेरा कितना वैल्यूएशन हो गया है सोने में, जो कि मैंने 10 रुपीज से बाय करना चालू कर दिया था और आज है 6 रुपीज, मतलब नीचे है अभी भी। करेक्ट। हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, सिंपल कैलकुलेशन क्या करेंगे, मेरे पास कितना टोटल ग्राम सोना है इनटू आज का रेट कितना चल रहा है। तो 10 रुपए का जो सोना स्टार्ट किया था, आज का रेट कितना चल रहा है? 6 रुपया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखता हूं मैं, तो मेरा वैल्यूएशन कितना हो गया? 70,000 रुपीज। देखो एसआईपी की तरह वर्क कर रहा है। मैं एवरी मंथ गोल्ड जाके बाय कर रहा हूँ मार्केट में, 10,000 रुपीज पर मंथ लगा रहा हूँ। 10 रुपए से चालू किया था, 5 रुपए पे मार्केट गया था, 2 रुपए पे गया था, 6, 5, 6 और 6 पे आ गया। मैंने टोटल इतना ग्राम सोना एक्यूमुलेट कर दिया। आज का रेट सोने का चल रहा है 6 रुपीज। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आज का ही रेट चल रहा है, अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चलता है कि मेरे सोने का आज वैल्यूएशन है 70,000 रुपीज। मुझे बता, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए और मुझे प्रॉफिट हुआ है 70,000 रुपीज का। अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म में निकालो तो ये शायद परसेंटेज टर्म में 30-40% में आ जाएगा। अच्छा, सोने का मार्केट ऊपर है या नीचे? चलो एक सवाल। जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये 10 रुपया था, अब भी 6 रुपया, लगभग 40% नीचे है। अगर मैं 10 रुपीज से स्टार्ट करूँ तो फिर भी मुझे यहाँ पे गेन हुआ 20,000 रुपीज का। कोई बताएगा कि ये गेन क्यों हुआ है? सोने का तो रेट नीचे है, बट फिर भी ये गेन क्यों हुआ है? तो ये गेन होने का रीजन था, ये मैं एवरी मोमेंट पे जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होते जा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि इसका एवरेजिंग क्या, अगर मैं इसका एवरेजिंग निकालूंगा तो एवरेजिंग आ रहा है 5.6 रुपीज का। बट मैं अगर इसको डिवाइड कर लूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और मैंने कितने में खरीदे, तो ये एवरेज से भी नीचे चला जाता है। तो मैं ज्यादा टेक्निकली नहीं बात करूंगा, सिंपल टर्म्स, मार्केट जितना गिर गया उतना मेरे लिए बेनिफिट्स था। अगर ये मार्केट गिरा नहीं था, और ये मार्केट 5 रुपए ही होता था, शायद मेरे फंड ने उतने रिटर्न्स नहीं दिए होते। तो मेरा वैल्यूएशन आज 50,000 का 52,000 होता था। तो जितना मार्केट गिरा उसके वजह से मेरा वैल्यूएशन हो गया। बट अभी यहाँ पे एक चीज और देख लो, मार्केट गिरता है वो टाइम पे क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल ये मोमेंट पे तो मेरा वैल्यूएशन 10,000 था। ये मोमेंट पे जब मार्केट एकदम नीचे लेवल पे था, वो टाइम पे मेरा वैल्यूएशन कितना था? हालांकि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 30,000, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि 30,000 रुपीज मैंने टोटल ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था। और ये लेवल पे मेरे पास टोटल एक्यूमुलेटेड कितना ग्राम सोना था? तो 8,000 ग्राम सोना था। 5,000, 2,000 एंड 3,000, 8,000 ग्राम। 8,000 ग्राम सोने का रेट वो टाइम पे कितना होता? 2 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो मतलब एट दैट मोमेंट अब थर्ड मंथ में जब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया था 30,000 रुपीज, तब मेरा वैल्यूएशन हो गया था 16,000 रुपीज। आधा हो गया था, आधा। करेक्ट। तो जब एक तरफा मार्केट गिरता है किसी भी प्रोडक्ट में, तब डाउनफॉल दिखता है, अपना वैल्यूएशन नीचे दिखता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब थोड़ा सा भी वैल्यूएशन ऊपर आ जाता है, यही मैंने यूनिट सबसे नीचे लेवल पे बाय किए हुए हैं। यहाँ पे मैं यूनिट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बाय होते हैं। हम लोग एक्चुअल मार्केट में अभी जो एग्जांपल दिख रहा है वहां पे ग्राम्स में सोना बाय होगा। जो ग्राउंड लेवल पे मैंने जो सोना बाय किया उसका वैल्यूएशन वो टाइम पे कम था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा भी मार्केट करेक्ट हो गया, मेरा वैल्यूएशन बहुत मल्टीप्लिकेशन में बढ़ गया।
तो दिस इज द वर्किंग ऑफ एसआईपी। एसआईपी ऐसे वर्क करती है। ठीक है, चलो मैं आपको ना एक लाइव एसआईपी का एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। और लाइव पोर्टफोलियो, और लाइव पोर्टफोलियो किसी का भी नहीं, मेरा खुद का ही दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज माय टोटल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने काफी बार दिखाया भी। इसमें से मैंने एक फंड ले लिया जो थोड़ा पुराना फंड है, दैट इज एचडीएफसी मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड की ना एक्चुअल जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तब से। तो मैंने देखो यहाँ पे स्क्रीन पे वो दिख रहा है मेरा नाम, ये कौन सा फंड है वो, और कब मैंने ये एसआईपी स्टार्ट की थी और कितने रुपए से की थी। मजे के लिए मैंने यहाँ पे सेंसेक्स भी जोड़ दिया ताकि मुझे समझ में आएगा कि कौन से सेंसेक्स में मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो देखो 2016 में, जुलाई 2016 में सेंसेक्स वॉज 27,800 एंड आई हैड स्टार्टेड 5,000 रुपीज ऑफ एसआईपी। करेक्ट। उस दिन की एनएवी कितनी थी और मुझे कितने यूनिट्स मिल गए, और वो टाइम पे मेरा प्रीवेलिंग वैल्यूएशन कितना था वो टाइम पे, और मुझे कितना सीएजा रिटर्न्स मिल रहा था वो टाइम पे। आप समझो, अभी मैं अभी एंड ऑफ द डे पीरियड आज 2026 में क्या हुआ वो देखने से बजाय मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टाइम पे रिटर्न्स कितने बने थे। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि जो मोबाइल पे दिख रहे हैं उनको दिखने में थोड़ी इजीनेस आ जाएगा। राइट। सो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में, जब फिफ्थ में जब आता हूँ मैं, तब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट बन गया था 25,000 रुपीज। आई होप आपको दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिखेगा क्योंकि बहुत सारे एक्सेल्स नंबर है इसके वजह से। थोड़ा मेरे साथ, मेरे करियर के साथ बने रहो ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिफ्थ मंथ था, फिफ्थ मंथ मतलब 2016, नवंबर 2016, 25,000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया था, 5,500 की एसआईपी। मेरा वैल्यूएशन बन गया था वो टाइम पे 24,541, मतलब -7.5%। एग्जैक्टली उसके एक मंथ पहले मुझे रिटर्न्स दिख रहे थे 21%। देखो रिटर्न्स एंड वैल्यूएशन मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। एक अमित, तो वो ज्यादा। जस्ट ए मिनट। अमित, आपका वीडियो ऑफ कर लो आप। ओके, थोड़ा हाँ। लैगिंग हो रहा है। हाँ। चलो ठीक है, वीडियो ऑफ। ओके। तो इनिशियल डेज, इनिशियल पीरियड में एसआईपी के मतलब इनिशियल पीरियड में पहले के 1-2 साल आपको ना रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रीम दिख सकता है। मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा रिटर्न या फिर बहुत कम रिटर्न। तो देखो यहाँ पे 2 महीने में डिफरेंस देखो कितना है, 21% पॉजिटिव रिटर्न, सेकेंड मंथ में -7% रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया था 20,000, उसका वैल्यूएशन हो गया 20,900, और वेरी नेक्स्ट मंथ जो मेरा नेक्स्ट 5,000 रुपीज का भी इंस्टॉलमेंट आ गया, ताकि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 हो गया था, बट मेरा वैल्यूएशन हो गया था 24,541। क्योंकि ना इनिशियल डेज में मार्केट वेरिएशंस बहुत इंपैक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो वेरएज प्रीवेलिंग जो सीएजा रिटर्न है ना वो भी ऐसे ही दिखेगा। अब देखोगे बीच में 2 बार मुझे माइनस में रिटर्न दिख रहे थे, बट वेरी नेक्स्ट मंथ से मुझे फिर से पॉजिटिव रिटर्न दिखना चालू हो गए। अब ये और इसको ट्रैक करो, प्रीवेलिंग, ये एफ जी कॉलम और के कॉलम। ठीक है, कितना मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट होता था और कितना मेरा वैल्यूएशन होता था, और बाजू में दिया हुआ कितना सीएजा रिटर्न्स बनता था। आप थोड़े दिन के बाद, थोड़े मंथ के बाद देखोगे मेरा वैल्यूएशन रिपोर्ट, मेरा वैल्यूएशन, मेरा सीएजा रिटर्न्स ये डबल डिजिट्स के नीचे नहीं था। फिर एक टाइम आ गया, और वो टाइम था 2018 का। मेरी एसआईपी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, मेरी एसआईपी जो डबल डिजिट रिटर्न्स में थी वो 2018 ऑनवर्ड्स सिंगल डिजिट्स में या फिर निगेटिव्स में जाना चालू कर दी, क्योंकि वो टाइम पे मार्केट फेवरेबल नहीं था। आप देखोगे बहुत टाइम यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि माइनस में या फिर सिंगल डिजिट्स, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था और मेरा वैल्यूएशन कितना था। इन्वेस्टमेंट 1,80,187, इन्वेस्टमेंट 1,90,000 हो गया था, और एसआईपी हो गई थी 1,81,000। तो बहुत टाइम ऐसा था जहां पे मेरे रिटर्न्स, अगर मैं इसको बीच में लेके आता हूँ, रिटर्न्स निगेटिव में या फिर सिंगल डिजिट्स में थे। और एक मोमेंट ऐसा आ गया था टाइम पे मेरे एसआईपी के रिटर्न्स आफ्टर 4 ईयर, मैंने 2016 में चालू कर दिया था, और अप्रैल 2020 में मेरी खुद की एसआईपी एचडीएफसी मिड कैप फंड की, 4 साल के बाद 2,30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट किया था, और उसका वैल्यूएशन आ गया था 1,84,000। अगर मैं रिटर्न्स वाइज कंपैरिजन करूँ तो -11%। ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया था, ये परफॉर्म नहीं कर रही थी। राइट।
धीरे धीरे मार्केट जब थोड़ा स्लोली बेटर करना चालू कर लेता है, आपका फंड बेटर करना चालू कर लेता है, आपके रिटर्न्स आप यहाँ पे देख लो, मेरे रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में, मेरे रिटर्न्स ये कंप्लीटली रिवैम्प हो गए, कंप्लीटली चेंज हो गए। यू कैन सी एक साल के अंदर 2,85,000 का इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4 लाख हो गया। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड ये कभी सिंगल डिजिट में आया ही नहीं। एक मोमेंट ऐसा था 2022 में, 3,35,000 की वैल्यूएशन बन गई थी 5,80,000, और वहां पे रिटर्न्स दिख रहे थे मुझे 18%। और अभी तक ये कभी सिंगल डिजिट्स में गया नहीं। ये क्यों हुआ? जो कि मैंने ये वाले एग्जांपल में आपको बताया था, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया था ना आपको, कैसे एसआईपी वर्किंग होता है। एक लेवल तक जब मार्केट नीचे जाता है तब वैल्यूएशन बहुत नीचे आ जाता है, बट स्लाइटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट थोड़ा रिकवर होना चालू करता है। मार्केट थोड़ा भी रिकवर हो गया, मैं नहीं बोला कि पूरा मार्केट रिकवर होना चाहिए, मार्केट थोड़ा भी रिकवर हो गया, आपके एसआईपी के रिटर्न फिर से आना चालू हो जाते हैं। है? आज के डेट में 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन है 15,68,000 विद 20% CAGR रिटर्न। मैं नहीं बोलूंगा कि ये रिटर्न्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। बट ये रिटर्न्स क्यों आए मालूम है? ये 18% रिटर्न्स क्यों डिलीवर्ड हुए? क्योंकि काफी टाइम तक मेरी एसआईपी निगेटिव में चल रही थी, काफी टाइम तक। अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो ये लगभग 2 साल मेरी एसआईपी, 22 मंथ मेरी एसआईपी माइनस में या फिर सिंगल डिजिट्स में चल रही थी। उसी की वजह से मेरे ये रिटर्न्स 20-22 तक का बन गए। तो ये ना, ये शायद आपके एसआईपी के साथ में भी हो सकता है, और शायद अभी हुआ भी रहेगा। किसी ने 2 साल, 1 साल, 3 साल पहले से एसआईपी स्टार्ट की होगी, तो शायद आज के डेट में या फिर 3-4 महीने पहले जब मार्केट एकदम रॉक बॉटम लेवल पे था, वो टाइम पे आपकी एसआईपी बहुत निगेटिव होती हुई दिखती रहेगी आपको। आज भी दिख सकती है, थोड़ी सी परफॉर्म हो गई है, बट ये थोड़ी सी परफॉर्म अगले कुछ साल में बहुत बेटर परफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आपने वो डाउनफॉल देखा हुआ है। फिर से ना, मैं मेरा वो एग्जांपल वर्किंग वाला दिया था, मैं वहां पे लेके आता हूँ। हाइपोथेटिकली 10 में भी 5 2 पे चली गई थी, और शायद 2 पे आती नहीं, या फिर ये एसआईपी इतनी निगेटिव जाती नहीं। एग्जांपल में लेता हूँ कि ये 10 का इन्हें भी 7 हो गया, और 7 की जगह ये 2 की जगह पे 5 हो गया। सी माई एसआईपी एंड 50,000 का 48,000 बन गई थी। करेक्ट? सो जितना नीचे जाएगा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जितना नीचे जाएगा उतना आपका एसआईपी फ्यूचर में और बेटर परफॉर्म कर सकता है। दिस इज द लाइव एग्जांपल। अभी मोस्टली एक एक ले पर्सन ने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है एचडीएफसी मिड कैप फंड में 2016 में, जैसे मैंने किया था, उन्होंने ये 3 साल के बाद, 4 साल के बाद शायद हम लोग को गाली देके ये फंड से विड्रॉल किए होते पैसे, और बोलता था कि आपने गलत फंड सिलेक्शन किया था, आपने मुझे अच्छे एसआईपी में नहीं लगाया, या फिर म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और एग्जिट करके फिर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता अपने एफडीज में, आरडीज में, या फिर किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में। आप मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा ना कि अगर आपने ये लेवल पे, कोई भी लेवल पे, ये नेगेटिव लेवल पे, अगर आपने आपके पैसे विड्रॉ किए होते क्योंकि आपकी एसआईपी परफॉर्म नहीं कर रही, ये देखने के बाद आपके कभी ये इतने पैसे जो 15 लाख आज ही दिख रहे हैं, 5 लाख, 15 लाख, 68,000, कभी नहीं बनते थे। कोई भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इतने रेट से ग्रो होता नहीं है। तो आप एसआईपी की वर्किंग समझ लो, आपका वर्किंग समझ में आ जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि जितना मार्केट नीचे जाएगा, जितना टाइम पीरियड के लिए मेरी एसआईपी नेगेटिव में रहेगी, उतनी अच्छी रहेगी मेरे बेटर परफॉर्मिंग के लिए। गुड। अभी आप में से बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस भी आएगा कि अगर वो टाइम पे मुझे पैसे चाहिए रहेंगे, और वही टाइम पे मेरी एसआईपी अगर निगेटिव गई तो, है कि नहीं? आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आया रहेगा कि सपोज हाइपोथेटिकली मुझे यही टाइम पे पैसा चाहिए, ये 2 या 3 साल में जब मेरी एसआईपी नेगेटिव में चल रही थी, और वही टाइम पे मार्केट क्रैश भी हो रहा है, या फिर मेरा फंड भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, मुझे तो लॉस हो जाएगा। आपके माइंड में पक्का सवाल आया रहेगा। इसके लिए ना एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आपको कोई भी रैंडमली एसआईपीस नहीं देते हैं, तो आपके एसआईपीस का भी पोर्टफोलियो बनता है। कोई किसी ने हम लोग ने किसी को भी आपको एक ही फंड में या 2 फंड में सिर्फ एसआईपी गाइड किया हुआ है? किसी को भी नहीं किया रहेगा। हमेशा आपकी एसआईपी डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में पार्क की है। इसका रीजन भी वही है। अभी जो मैंने आपको फंड दिखाया था ना, वो मिड कैप है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा रिटर्न्स वो देता है, बट सबसे
रिस्कियर भी वही है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सर्टन टाइम तक वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसके लिए हम लोग हमेशा आपके पोर्टफोलियो में ऐसे भी कैटेगरीज के फंड्स रखते हैं जो इतने ज्यादा टाइम या फिर इतने ज्यादा निगेटिव नहीं जाते हैं। करेक्ट। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक निपॉन मल्टी कैप फंड है जो स्टार्टिंग में निगेटिव गया था, उसके बाद में कभी भी निगेटिव नहीं गया था। तो ऐसे भी मैं कुछ हम लोग फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रिकमेंड करते हैं जो कि एट अ टाइम, सेम टाइम पे सभी फंड सेम वे से परफॉर्म्स नहीं होंगे। कुछ फंड्स ज्यादा परफॉर्म होंगे, कुछ फंड थोड़े कम परफॉर्म होंगे। तो जो फंड कम परफॉर्म वो टाइम पे होते हैं मतलब वो अच्छे फंड नहीं है, उसमें से निकाल के मैं फिर से वही फंड में जाऊं जो फंड आज के डेट में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो नहीं। करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा एसआईपी वर्किंग समझ लो। एसआईपी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट एसआईपी में हम लोग क्यों पार करते हैं, उसका रीजन भी यही होता है। Great. Pratya madam, you want to add anything here? अमित, जैसे अभी मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरा तो ये क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज आई हैव अनदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो अवेलेबल विथ मी। तो जैसे आपने बोला कि मैंने 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी एक मेरी पीक अमाउंट बन गई थी, लाइक 2020 और विच एवर द पीक अमाउंट इट वाज। एंड वहां पे मैंने अगर प्रॉफिट बुकिंग ले लिया होता और मेरी एसआईपी में कंटिन्यूड रखती, जो प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट है वो इधर मैं एफडी में पार्क कर लेती, या तो मैं उसको वापस, जैसे मार्केट नीचे आता मैं वापस री इन्वेस्ट कर लेती। तो Okay. अगर ऐसे सिनारियो में मेरा क्या वैल्यूएशन होता? सो इफ यू कैन Okay. जस्ट हेल्प आवर क्लाइंट्स आउट, चलो ठीक। इट वुड ठीक। बी ग्रेट, बिकॉज ये एक क्वेश्चन आएंगे क्लाइंट के माइंड में। चलो एक 5 साल के बाद, 67 मंथ, 65 मंथ, ऑलमोस्ट 5 साल के बाद मैंने 2016 में एसआईपी स्टार्ट की। 2022 में जब मार्केट पीक पे था, 3,35,000 का वैल्यूएशन मेरा 5,80,000 था। चलो मैं ये एग्जांपल पकड़ता हूँ। ये मोमेंट पे आप बोल रहे कि ये मोमेंट पे मैं थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, मेरा एसआईपी लेवल पीक पे है, तो वो टाइम पे मैं पैसे निकाल के किसी दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। करेक्ट। ताकि आगे जाके अगर मेरी एसआईपी थोड़ी अंडर परफॉर्म करती है तो मैं मेरी वैल्यू प्रोटेक्ट कर सकूँ। आपका यही यही एग्जांपल है? आप मुझे यस यही अमित, यू यही कैन क्वेश्चन एक्सप्लेन, कर रहे यस। हो? ओके। या ठीक। तो एक काम करते हैं, हम लोग वैल्यूएशंस चेक कर लेते हैं ना कि अगर ये मोमेंट पे मैंने अगर ये फंड निकाल के किसी सेफ वाले फंड में पार्क कर दिया, एफडी में सपोज पार्क कर दिया, तो मेरा वैल्यूएशंस एट एंड ऑफ दिस, जैसे मैंने मेरा यहाँ पे देख रहा हूँ 15,68,000 हो गया, क्या मेरा वैल्यूएशन भी वो टाइम पे उतना होता था? बहुत लोग ऐसे करते, थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक कैलकुलेशन से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल रहा हूँ कि ये मोमेंट पे 2022 में मार्केट पीक पे था, तो ये मोमेंट पे मेरा जितना भी फंड का वैल्यूएशन था, मैं उसको विड्रॉ करके किसी दूसरे फंड में डाल रहा हूँ जहां से मुझे सेफ रिटर्न आ रहे हैं। तो हाइपोथेटिकली एफडी के रिटर्न 7% है, तो मैं 7% यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ। अमित, और आप 7.5, सीनियर सिटीजन को 7.5 मिलते हैं, हम थोड़ा सा एग्रेशन में लेंगे। हम लोग 8% पकड़ लेते हैं। चलो कोई या पचपन रहेगी जो 8% शायद देती रहेगी, हम लोग वो भी कंसिडर करके चल रहे हैं। वो मोमेंट पे मैंने आगे के लगभग कितने साल यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, अराउंड हम्म, 4.4 मंथ्स होते हैं, 4.5 ले लेते हैं। जून जून 2025, और मैंने स्टार्ट किया 2 जनवरी 2022, मतलब 4 साल तो 4.5 साल हम लोग पकड़ लेते, 4.5 ईयर्स। और मैं यहाँ पे पूरा मेरा जो वैल्यूएशन था 5,80,000 रुपीज, करेक्ट। ये मैं पकड़ता हूँ कि मैंने पैसे निकाल के किसी से फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज के डेट में उसका वैल्यूएशन होता था 8,21,000। कितना? 8,21,000 रुपया। बट मेरा वैल्यूएशन यहाँ पे कितना बन गया? मैंने सेम एसआईपी सेम फंड में एज इट इज कंटिन्यू रखी, 15,68,000। अमित, लेकिन मेरी एसआईपी तो चालू रहते ना। हाँ, अगर मैंने ये भी एसआईपी बंद की होती और यही एसआईपी अगर मैंने मेरे आरडी एफडी जो भी मैंने प्रोडक्ट ये सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे अगर मैंने डाला होता, तो वहां के भी देख लेते हम लोग कितने रिटर्न्स मिलते थे। चलो 4.5 साल मतलब कितने मंथ होते हैं मैडम? इंटू लगभग, 12 ही कर ले। चलो 212 कर लेता हूँ मैं। और मेरी 5,000 की एसआईपी अगर ये करता था, तो मेरे पास आज के डेट में पैसे बनते थे 11,57,000। ठीक है। कुछ यूजर्स को, कुछ व्यूअर्स को शायद ही अंडरस्टैंड नहीं होगा, बट मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कुछ
स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जब मैं पीक पे एसआईपी होती है मेरी, तब वो टाइम पे मैं उसको पर्पसफुली एक सेफ फंड में लेके जाता हूँ, या फिर मैं एफडीआरडीज में लेके जाता हूँ। स्पेशली सीनियर सिटीजन लोग बोलते हैं कि मैं मेरे एफडीज में लेके जाता हूँ और वहां पे मैं सेव करके रख देता हूँ। तो अगर मैंने ये करने की कोशिश की, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पीक मोमेंट ले लिया जहां पे मेरा वैल्यूएशन था 5,80,000, मैंने मेरे पैसे विड्रॉ कर लिया और किसी एफडी में जाके, आरडी में जाके मैंने पार कर लिए, जहां पे मैं 8% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाइयर साइड कंसिडर कर रहा हूँ 8%। तो मेरा वैल्यूएशन आज के डेट में बनता था 11,57,000 रुपीज। बट मैंने अगर कुछ भी नहीं किया होता, मैंने सेम एज इट इज एसआईपी कंटिन्यू रखी होती, तो मेरा ये वैल्यूएशन आज के डेट में बनता था 15,68,000। सो मैम मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में इसके वजह से परफॉर्म करती है, क्योंकि मैंने डाउनफॉल में बहुत ज्यादा यूनिट्स बाय करके रखे थे, और वो यूनिट्स मल्टीप्लिकेशंस का टाइम जब आ जाता है तब मैं एग्जिट कर लेता हूँ अच्छे रिटर्न देख के। तो मैं ही मेरे पैसे जला रहा हूँ, मैं ही मेरे पैसों का लॉस करके ले रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे मेरे 11.5 लाख रुपए बनते थे, इंस्टेड ऑफ 15,68,000। लगभग यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए मेरा गला देता था। आई होप मैडम क्लियर आप जो मुझे सवाल Yeah. पूछे। But Amit, what if I have reinvested it again when the market went down? ओके, तो वेंट डाउन, तो ये मोमेंट पे अगर मैं डाउन मार्केट अगर मैं चेस करूँ तो मुझे डाउन मार्केट मिला ही नहीं, और मुझे पता कैसे चलेगा कि डाउन मार्केट आज आ रहा है, मैं कब इन्वेस्टमेंट करूँ? चलो आप बताओ, यहाँ पे मैं कब इन्वेस्टमेंट्स, मैंने कब रिटर्न बैक में करता था, ये एग्जांपल ही ले रहा हूँ। मैंने 5,80,000 हाईएस्ट था, उसके बाद इमीडिएटली 5,50,000 हो गया, देन 5,35,000 हो गया। क्या मैं 2 महीना वेट करूँ? 2 महीने के लिए मैं एफडी करता था, आरडी करता था। उसके बाद देखो 5,79,000, 5,28,000, 5,20,000 कौन से लेवल पे मुझे एंट्री पॉइंट मिलता था? ये एंट्री पॉइंट मिलता ही नहीं था, क्योंकि ना रिटर्न्स कम नहीं दिखते, और जब मार्केट गिरता है तब ऐसे लगता है कि और गिर जाएगा नीचे, और तब जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वो मोमेंट कभी मिलता ही नहीं। आपको देखो ना, 5,27,000 के बाद कभी मुझे मार्केट मिला ही नहीं डाउनफॉल में। हमेशा मार्केट ऊपर ऊपर चलता जाता है, और हमेशा ऐसे लोग जो शायद ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, शायद मार्केट कैच करने की कोशिश करते हैं, उनको कभी मार्केट मिलता ही नहीं है। मुझे कभी मार्केट इंटर Yeah. करने के लिए मिलता ही नहीं था। Correct? Thanks. अभी मैं आपको ना एक काम करता हूँ, ये तो हो गया मेरे एसआईपी के रिटर्न में, थोड़ा स्क्रीन शेयर करके मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एसआईपी कैसे रिटर्न्स देती है लॉन्गर टर्म में, कितने रिटर्न्स देती है बाय द वे, कितने रिटर्न्स देती है। तो चलो मैं यहाँ पे एसआईपी का रिटर्न्स दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा चैट बॉक्स देखते रहो मैडम, इनकेस कोई क्वेश्चंस Yeah. रहेंगे। Yeah. Sure. ये हो गया एसआईपी परफॉर्मेंस। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े लॉन्ग टर्म के एसआईपी परफॉर्मेंस। ये लाइव परफॉर्मेंस है जून महीने का। ऐसे फंड्स लिए हुए यहाँ पे, सब म्यूचुअल फंड्स लिए हम लोगों ने, जो फंड्स को 15 साल कंप्लीट हुए, ऐसे सब फंड्स लिए। देखो पीडीएफ में बहुत सारे, मैं फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे फंड है। मैं किसी फंड के बारे में यहाँ पे मार्केट नहीं करने वाला हूँ, किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा क्या दिखाता है, मैं आपको खाली वो एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा बेटर व्यू के लिए मैंने पीडीएफ में लेके रखा है, तो मैं पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ कि एसआई कैसे आपका एसआईपी परफॉर्म होती है। व्हाट इफ माय स्कीम इज पुअर परफॉर्मिंग? मैंने क्या किया, 15 साल जो फंड को हुए हैं उनका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एसआईपी का परफॉर्म निकाला हुआ। आई होप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ऐसे कितनी स्कीम्स है जिनको 15 साल कंप्लीट हुए? 191। वी कैन से 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो ऐसे 191। हाइएस्ट रिटर्न जो फंड ने दिया हुआ था वो कितना है? 24.5%। और लोवेस्ट रिटर्न जो फंड ने दिया हुआ है वो कितना है? 7.10। अभी आप बोलेंगे कि 10 साल में ऐसे भी कुछ फंड है, कुछ ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने 7% एसआईपी के रिटर्न डिलीवर्ड किए हुए एट दिस मोमेंट, ये टाइम पे। करेक्ट, मतलब मैं पिछले 10 साल में, एग्जैक्टली 2016 से मैं इन्वेस्टमेंट्स करते आता था, तो मुझे कुछ फंड ने 7% रिटर्न दिए, कुछ फंड ने 24% भी रिटर्न दिए। एवरेज रिटर्न क्या डिलीवर्ड हुए? 14%। राइट? और जो 7% रिटर्न डिलीवर्ड किए थे ना, ऐसे फंड्स कौन से पता है? ऐसे फंड है सिर्फ सेक्टोरल फंड्स, या फिर कुछ ऐसे फंड हाउस जिनको हम लोग कभी भी आपके पोर्टफोलियो में एडवाइस नहीं करते। आप किसी के भी पोर्टफोलियो में, टॉरस म्यूचुअल फंड है, आप किसी के भी पोर्टफोलियो में एलआईसी म्यूचुअल फंड हम लोगों ने दिया हुआ है, तो कभी नहीं दिया हुआ। ये दो ही फंड है जिनके रिटर्न 7-8% के करीब करीब है 10 साल के बाद में भी। अदरवाइज बाकी सभी फंड्स ने
10%, 12%, 15% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। चलो डेटा क्या दिखा रहे हैं देखो, तो कितने ऐसे फंड है, मेरा कर्सर फॉलो करो, जिन्होंने 50% प्लस रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। तो 80 आउट ऑफ 191, मतलब 42% फंड ने 15% से ज्यादा रिटर्न दिया, मतलब आधे फंड ऐसे थे जिन्होंने 15% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। कितने ऐसे फंड है जिन्होंने 12% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है, तो 154, मतलब 80% पोर्टफोलियोज, 80% फंड्स जिन्होंने 12% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया। हम लोग से मुंह से आप ज्यादा करके यही सुनते रहोगे ना कि 12% से ज्यादा रिटर्न आपको डिलीवर्ड होंगे, 12% ज्यादा रिटर्न आपको इजीली पॉसिबल है, उसका रीजन भी ना यही है। राइट, कितने फंड है जिन्होंने 10% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया, तो 183, मतलब ऑलमोस्ट ऑल फंड्स ने 10% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया था। कुछ गिने चुनी 7 फंड ही ऐसे हैं जिनके रिटर्न 10% से थोड़ा स्लाइटली कम है, और सिर्फ 2 ही फंड है जिनके रिटर्न 7% के रेंज में, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मतलब ऑल फंड्स हैव डिलीवर्ड मोर देन 10% रिटर्न्स। अगर मैं यही डेटा 15 साल के लिए देखूं, अगेन मैंने बोला ना, ये मैंने सर्वे जो किया था वो 15 ईयर जो एस आई पी को, 15 ईयर जो फंड को कंप्लीट हुए थे उनके ऊपर किया था। इसके लिए तो फंड कितने निकले, 191। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाला फंड था 22, सबसे लोवेस्ट रिटर्न देने वाला फंड था 9.69%, एवरेज आ रहा था 14%। 89 फंड्स ने 15% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया, और 166 फंड्स ने 12% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया, मतलब 87% फंड्स ने 12% ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया था, और 189 फंड्स ने 10% ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया था। सिर्फ 2 ही फंड ऐसे थे जिनका रिटर्न 10% से कम था 15 ईयर्स में, और वही दो फंड थे जिनका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, जिनका आज परफॉर्मेंस 10 ईयर में 7% मिल रहा है। आप कभी भी वो फंड्स हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में वो फंड्स कभी भी नहीं रहेंगे। करेक्ट। यही अगर मैं डेटा एनालिसिस थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए करता हूं, मैं 20 ईयर्स के लिए देखता हूं, तब मुझे समझ में आता है कि ऑलमोस्ट ऑल फंड्स हैव डिलीवर्ड 12%, मोर देन 12%। सेम डेटा दिखा रहा है। 118 फंड हाउस, 118 फंड्स, हाईएस्ट रिटर्न 18%, लोवेस्ट रिटर्न 9.26%, एंड एवरेज रिटर्न 13.69%। 101 फंड्स ने 12% ज्यादा रिटर्न डिलीवर किए थे, 113 फंड्स ने 10% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किए थे। ये टिल डेट डेटा डेटा है 30 जून तक का। ठीक। मतलब शॉर्ट, जब मैंने स्टार्ट जब किया था सेशन, तब मैंने आपको शॉर्ट टर्म 1 2 3 साल के रिटर्न दिखाए थे, जहां पे माइनस में या फिर सिंगल डिजिट में रिटर्न दिख रहे थे, और मैं यहाँ पे 10 15 20 साल के रिटर्न दिख रहे, जो -1% होने के बावजूद भी 15 20 साल में मोर देन 12% रिटर्न डिलीवर्ड किया। राइट। अभी यहाँ पे हम लोग की एक्सपर्टीज भी बहुत यूटिलाइज होती है। हम लोग कोई भी ऐसे फंड्स आपको सिलेक्शंस नहीं देते जो फंड्स लोअर परफॉर्मिंग या सिंगल डिजिट रिटर्न्स दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं आपको कि पोर्टफोलियो रिव्यू करते, एवरी 6 मंथ्स में हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, क्योंकि हम लोग वही चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसा फंड तो गलती से नहीं गया हुआ है जिसका परफॉर्मेंस बहुत टाइम तक नेगेटिव में है। बट कुछ फंड्स हम लोग पर्पसफुली बताते हैं, दिखाते हैं कि ये फंड्स भले निगेटिव में है, इसमें बने रहो, क्योंकि फ्यूचर में ये फंड सबसे ज्यादा रिटर्न आपको डिलीवर करने वाला है। तो थोड़ी हम लोग की एक्सपर्टीज भी यहाँ पे यूटिलाइज होती है। हम लोग कोई भी आपको ऐसे फंड्स नहीं देंगे जिसके रिटर्न्स बहुत लोएस्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद ना मैं कुछ आपको स्टोरीज बताता हूँ। ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा सा ये डेटा देखते वक्त ऐसा रियलाइज हो रहेगा कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमित, ये 10 24% था हाईएस्ट रिटर्न, जो 22 हो गया, एंड देन उसके बाद 18 हो गया। अगर मैं एवरेज की भी बात करूँ, ये 14.66 था, देन 14.77, एंड ओवर द पीरियड ऑफ ये 13.69, थोड़ा लोअर लोअर क्यों जा रहा है? तो चलो, इसका ना मैं आपको स्टोरी दिखाता हूँ। प्लीज बने रहो मेरे साथ। ये एक बनी बनाई स्टोरी है, बट जो डेटा है ना, डेटा वो एक्चुअल है। इसके लिए मैं वो फंड का नाम भी वहां पे मेंशन कर रहा हूँ। चलो, स्टोरी क्या है, तो 3 फ्रेंड्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर एंड लॉयर। ये तीनों ने भी एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, HDFC टॉप 200। राइट, देखो फंड का नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ ना वो एक्चुअल है, सिर्फ स्टोरी के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। इसके लिए नाम दिखा रहा हूँ एचडीएफसी टॉप 200। बाय द वे, आज के डेट में कोई फंड नहीं है। एचडीएफसी टॉप 200 फंड हुआ करता था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, जिसका बाद में नाम एचडीएफसी टॉप 100 हो गया। देन उसके बाद में उसका नाम आज के डेट में एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है। राइट। तो ये दो फ्रेंड ने एसआईपी स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना 1996 में एसआईपी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, डॉक्टर थोड़े लेट कमाना चालू करते तो उसने इन द ईयर 2000 में चालू किया, और लॉयर सबसे लेट कमाना चालू करते तो लॉयर ने 2003 में चालू किया। बट दोनों एसआईपी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट की।
सीए ने स्टार्ट किया जब 1996 में 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया था। डॉक्टर ने थोड़ा लेट किया, तो वो बोल रहा मैं 5,000 से नहीं करूंगा, मैं 7,500 रुपीज से करूंगा। और लॉयर जिसने सबसे लेट कर दिया, वो बोला मैं भी 5,000 भी नहीं, 7,500 भी नहीं, मैं 15,000 स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इन्होंने भी 2006 तक एसआईपी कंटिन्यू रखी। ठीक है। तीनों के इंस्टॉलमेंट नंबर हो गए थे, सीए के हो गए थे 117 महीना, डॉक्टर को हो गया 78 मंथ्स, एंड लॉयर को मिल गए थे 39 मंथ। और मजे की बात, तीनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था। तो जिसने 15,000 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट 39 मंथ के लिए उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया 5,85,000। डॉक्टर ने भी 5,85,000 किया, और सीए ने भी 5,85,000 इन्वेस्टमेंट किया आफ्टर 117 मंथ। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो ये है, रिटर्न्स तीनों को भी मिल गए थे, तीनों को डिफरेंट रिटर्न थे। एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर दिया था, बट लॉयर को जो सीए जा रिटर्न डिलीवर्ड हो गए थे, वो 49% हो गए थे, डॉक्टर को 41%, एंड सीए जिसने सबसे जल्दी स्टार्ट किया था, उसको रिटर्न मिल गए 31.7, 32% रिटर्न। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या दिखा रही है कि जिसने कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया, लॉयर जो कि 39 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसको ज्यादा रिटर्न्स मिल गए। जिसने थोड़े ज्यादा टाइम के लिए किया, उसने थोड़े कम रिटर्न हो गए, और जिसने सबसे ज्यादा टाइम के लिए दिया, उसको तो और थोड़े रिटर्न्स कम हो गए। करेक्ट? आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो देखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा रिटर्न चेस नहीं करना है। करेक्ट? यहाँ पे देखिएगा 49% और 32%, 31% रिटर्न। तो मैं लॉन्गर टाइम के लिए रखूँ तो मेरे रिटर्न कम हो जाते हैं क्या? तो नहीं, ये मैथ्स है, ये गणित है, इसको समझो। लॉयर ने 39 मंथ में 49% रिटर्न कमाए, बट उसका वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ 2006 ये बन गया था 12,16,000। इसके लॉयर के 5,85,000 के बन गए थे 12,16,000 रुपए। वेर एज डॉक्टर ने भी सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था 5,85,000, उसको थोड़े लेसर रिटर्न्स मिल गए कंपेयर टू लॉयर, बट उसका वैल्यूएशन बन गया 22,19,000। वेर एज सीए जिसने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था, 5,000 छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया था, उसने भी 5,85,000 ये दोनों की तरह ही इन्वेस्टमेंट किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके रिटर्न रिटर्न 31% मिले, बट उसका वैल्यूएशन बन गया था 30,20,000। तो फिर से एक बार बोला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न शायद ज्यादा दिखेंगे, लॉन्गर टर्म में वो स्लाइटली कम होते हुए दिखेंगे, बट आपका वैल्यूएशंस लॉन्गर टर्म में ही बनने वाला है, आपका वेल्थ क्रिएशन लॉन्गर टर्म में ही बनने वाला है। तो कहाँ पे 12 लाख और कहाँ पे 30 लाख? हमेशा 49% या 31% रिटर्न, ये एक्चुअल डेटा है। मैं किसी बने बनाए नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल डेटा है, खाली मैं स्टोरी फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ आपको बस। सो थोड़ा लॉन्गर पीरियड वेट करो, परसेंटेज टर्म थोड़े 14% का 13.5% रिटर्न दिखेगा, मतलब मेरे रिटर्न्स कम हो गए ऐसा नहीं है, बट मेरा वैल्यूएशंस उतने कंपाउंडिंग वे से बढ़ते जा रहा है। सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। करेक्ट? थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, और आपको ना मैं एक स्टोरी दिखाता हूँ। सॉरी, मैं आपको ना यहाँ पे एक स्टोरी नहीं दिखाता, मैं आपको एक्चुअली कंपाउंडिंग का मैथ बताता हूँ। मान के चलो कि 10,000 रुपीज की एसआईपी हम लोग ने की। अभी मैं कंपाउंडिंग का मैथ बता रहा हूँ, मैथ। ठीक है। 10,000 रुपीज की मैंने एसआईपी की, डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में। अभी देखो, डिफरेंट फंड में मैंने किया कि मैं सेमी अकाउंट में ही मैं मेरा एसआईपी कर रहा हूँ, मतलब मैं सेव कर रहा हूँ एवरी मंथ, सेविंग मेरा बैंक सेमी अकाउंट में। ठीक है, जहां पे मुझे 4% इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा मैं करता हूँ बैंक एफडी में, आरडी करता हूँ, जहाँ पे मुझे आज के डेट में 6% इंटरेस्ट मिलता है। और किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में करता हूँ, जहाँ पे मुझे 10%, 12% या फिर 14%। मैंने तीन ऑप्शन वहां पे रख दिए, 10, 12, 14। तो मैंने लोवेस्ट भी रखा, मैंने जो एवरेज है वो भी रखा, और मैंने हाईएस्ट जो एवरेज है वो भी रख दिया 14%। तो मेरा मेरा आगे का वैल्यूएशन कैसे होता था विद दिस रेट ऑफ रिटर्न? राइट? 2 साल के बाद मेरा 10,000 का एसआईपी है, मतलब 2,40,000 रुपीज मेरा इन्वेस्टमेंट होता था 2 इयर्स में, जिसका वैल्यूएशन सेमी अकाउंट में बनता था 2,50,000। वेर एज आरडी में, एफडी में बनता था 2,55,000। वेर एज 10% में मेरा बनता था 2,65,000, और 14% में बनता था मेरा 2,70,000। बहुत बड़ा गैप है क्या? शायद नहीं, 2 साल में उतना कुछ गैप नहीं दिखेगा कंपाउंडिंग में। तो 2 साल में कोई ऐसा मत करो कि यार 14% रिटर्न मिल गया और मैंने बैंक एफडी में रखा था तो कितना बड़ा डिफरेंस होता था। कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल में अगर मैं देखूं, तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किए होते थे 6 लाख रुपया
10,000 की एसआईपी 5 साल में होती थी 6 लाख रुपए। बट 6 लाख का वैल्यूएशन मेरे सेमी अकाउंट में बनता था 6,64,000। मेरे बैंक एफडीआरडी में बनता था लगभग 7 लाख रुपया। बट वेर एज इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर मैं 10% रिटर्न डिलीवर्ड होता था तो ये बनता था 7,72,000, 8,11,000, और 14% में बनता था 8.5 लाख। थोड़ा गैप जो दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, वो थोड़ा बेटर बन रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं 10 साल की बात करूं, सी द गैप, मेरी बैंक एफडी, आरडी, पीपीएफ, कोई ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की बात करूं जहां पे मुझे 6% से 7% रिटर्न मिलते, वहां पे मेरा वैल्यूएशन बनता था 16 लाख रुपया। यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन बनता था 22 लाख या फिर 24-25 लाख रुपया। अगर मैं थोड़ा और लॉन्गर पीरियड लेकर 20 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, सी द डिफरेंस, 45 लाख in a traditional product and whereas 92 lakhs या फिर 1 करोड़ 17 lakhs इन इक्विटी म्यूचुअल फंड जहां पे 12 से 14% रिटर्न मिल रहा है। 30 साल की बात करो तो ये गैप बहुत बड़ा बन जाएगा। डिफरेंस कहाँ पे, 97,93,000 इन बैंक एफडी, आरडी, या फिर कोई भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, आप इंश्योरेंस प्लान ले लो या फिर पोस्ट ऑफिस ले लो जहां पे 6-7% के रिटर्न डिलीवर्ड होते हैं। यहाँ पे आपका कॉर्पस बनता था लगभग 1 करोड़ के आजू बाजू में। बट वेयर एज इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 2 करोड़, 3 करोड़ और यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपया भी बनाया। राइट, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं 14% की भी बात करूं तो शायद 8.5 लाख रुपया हो जाता है 5 साल में, और 10 लाख रुपया बन जाता है 25 साल में। 25 लाख में अगर मैंने ज्यादा रिटर्न देके पैसे निकाल दिए, सॉरी, तो मेरा ये 1 करोड़ 17 लाख अगले 10 साल में नहीं बनता था। और अगले 10 साल में 1 करोड़ 17 लाख का 4 करोड़ 60 लाख रुपया भी नहीं बनता था। ठीक है। एंड ऑफ द डे में मैं बताऊंगा एंड ऑफ द सेशंस की हम लोग को एसआईपी कैसे करनी चाहिए। मोस्टली आपकी एसआईपी भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में रखे, उसका पर्पस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी दिखाई थी, सीए डॉक्टर लॉयर, और सी डॉक्टर लॉयर की, और जो मैंने सेम अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट किया था विद डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न में, मेरे कितने रिटर्न्स बन के वो दिखाया था। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे चला जाता हूँ, मैं अनदर स्टोरी दिखा देता हूँ। ये स्टोरी कंप्लीटली आर्टिफिशियल है, ठीक है, कोई एक्चुअल में नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर सेम परसेंटेज रिटर्न्स डिलीवर्ड होते थे तो मेरा वैल्यूएशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में कितना होता। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 3 डिकेड्स की, मतलब पहले 10 साल, नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड देन लास्ट 10 ईयर्स, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे एक फ्लैट परसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, 14% मिल गया। तो डिफरेंट स्टोरीज क्या बनती देखो, फिर से एक बार मैंने वही 3 दोस्त ले लिए, सीए, डॉक्टर एंड लॉयर। सीए जो थोड़ा स्मार्ट होता है क्योंकि उसको अकाउंटिंग फाइनेंस के बारे में पता होता है और वो कमाना सबसे पहले स्टार्ट कर लेता है, तो उसने ना पहले 10 साल ईगरली 10,000 रुपीज की एसआईपी की। उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 12 lakhs, उसको भी 14% रिटर्न मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेंड था डॉक्टर, उसने 10,000 की जगह पे 20,000 की एसआईपी की। बट पहले 10 साल उसने मिस किए, उसने बाद के 10 साल मतलब 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट किया। थर्ड जो फ्रेंड था उनका लॉयर, जिसको स्टार्टिंग में टाइम नहीं मिला इन्वेस्टमेंट्स करने का या फिर किसी रीजन से उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की, बट उसने बोला कि मैं थर्ड डिकेड में टोटल इन्वेस्टमेंट करूंगा, 40,000 रुपीज से उसने एसआईपी स्टार्ट किया। तो उसने लास्ट के 3 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। देखो, टीएनए था जो पहले 10 साल इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट उसने नहीं किया, छोड़, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। डॉक्टर जो था जिसने पहले 10 साल इन्वेस्टमेंट नहीं किया बट अगले 20 साल इन्वेस्टमेंट किया। और लॉयर था जिसने लास्ट के 10 साल में इन्वेस्टमेंट किया बट डबल कर दिया था डॉक्टर के। करेक्ट। तो ये स्टोरी क्या बता रही है, तीनों को भी सेम रेट ऑफ रिटर्न मिल गए, 14% ओनली। तो मेरे रिटर्न कितने डिलीवर्ड हो गए, ए का पैसा बन गया 3 करोड़ 40 लाख रुपया, डॉक्टर का बन गया 2 करोड़ 34 लाख रुपया, और लॉयर का पैसा बन गया सिर्फ 1 करोड़। करेक्ट। देखो, सेम रिटर्न्स डिलीवर्ड हुए तीनों को भी 14%, बट तीनों का टाइमिंग अलग था, तीनों का अमाउंट अलग था। जिसने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और सबसे कम अमाउंट में किया, इसने 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, फिर भी उसके रिटर्न्स कंपेयर टू ऑल ज्यादा बन गए। तो स्टोरी क्या बता रहे कि जितना जल्दी हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे ना उतना अच्छा होता है। अगर मैंने बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया, यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा है कि बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो दूसरे बंदे ने उसने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया बट उसका वैल्यूएशन उतना नहीं बना है। Correct? तो आप क्या बनना चाहोगे, सीए, डॉक्टर या लॉयर?
ठीक है। ओके। चलो, ये तीन फ्रेंड के साथ में ना एक थोड़ा और एक ट्विस्ट करता हूँ और एक इंटरेस्टिंग बना लेता हूँ ये स्टोरी को। उनका ना और एक फ्रेंड था, और वो फ्रेंड कौन था? इंजीनियर। ठीक है, आप में से भी काफी लोग इंजीनियर शायद रहेंगे। ऐसा बोला जाता है कि इंजीनियर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। हमारे यहाँ पे भी ये फ्रेंड ने, इंजीनियर फ्रेंड ने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने 10,000 की एसआईपी की और वो कंटिन्यू करते गया एवरी डिकेड। तो उसका वैल्यूएशन कितना बन गया? क्या लगता है आपको, उसका वैल्यूएशन कम बना रहेगा या ज्यादा बना रहेगा? ठीक है, तो विद 14% रेट ऑफ रिटर्न उसका वैल्यूएशन बन गया 4,60,00,000 रुपया, जिसने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने सिंपल अपनी 10,000 रुपीज की एसआईपी एज इट इज कंटिन्यू की फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर इज वेल्थ क्रिएशन। 4,60,00,000 रुपया इंजीनियर का बन गया। तो अभी स्टोरी क्या बता रही है? आप क्या बनोगे, सीए, डॉक्टर, या फिर लॉयर, या फिर इंजीनियर जिसने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था? करेक्ट। जो वर्ड इंजीनियर भी दिमाग लगाते हैं, मैंने यहाँ पे जस्ट जोक पर्पस, किडिंग पर्पस बताया। इंजीनियर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, नो डाउट इंजीनियर भी काफी अच्छा दिमाग लगाते हैं। करेक्ट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने लोगों ने क्या करना चाहिए? तो हम लोगों ने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में। अभी आप में से बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे कि यार फिर मेरा शॉर्ट टर्म मिड टर्म का क्या है? तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म पे भी मैं आऊंगा, बात करूंगा उसके ऊपर भी, ठीक है? ये स्टोरी को थोड़ा सा मैं आगे लेता हूँ। इनका एक और एक फ्रेंड था। करेक्ट, इनका एक और एक फ्रेंड था जिसने भी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। उसने सिर्फ एक ही चीज की थी, उसने भी 10,000 रुपीज से सर्विस स्टार्ट की थी, और वो फ्रेंड था सीएफई। आपके माइंड में कोई सीएफई है? आप किसी सीएफई को जानते हो? नहीं जानते तो आप प्रज्ञा मैडम को जानते रहोगे, जो जो कि सीएफई में, खुद भी एक सीएफ हूँ। हम लोगों ने एक दिमाग लगाया, हम लोगों ने क्या किया? 10,000 रुपीज से ही एसआईपी स्टार्ट की, बट ये एसआईपी एवरी ईयर 10% से स्टेप अप कर दी। मतलब जैसे जैसे हम लोग का, जैसे जैसे ये सीएफई है उसका अर्निंग बढ़ते गया एवरी ईयर, वैसे वैसे उसने 10% से अपनी एसआईपी भी ग्रो कर दी। करेक्ट, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। जैसे जैसे मेरी अर्निंग ग्रो होती है, वैसे मेरे खर्चे भी ग्रो होते हैं, वैसे मेरी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होनी चाहिए। हम ये बिलीव करते हैं। ये सीएफपी बंदे ने 10,000 से स्टार्ट किया, और एवरी ईयर उसने, अगे ना, एवरी ईयर, एक साल के बाद ये 10,000 की एसआईपी बन गई 11,000, उसके एक साल के बाद ये 11,000 की एसआईपी बन गई 12,100। मतलब एवरी ईयर उसने 10% से एसआईपी ग्रो करना चालू कर दी। उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो हो गया, बट एंड ऑफ द पीरियड उसके वैल्यूएशन बन गए 10,80,00,000 रुपीज। तो कॉर्पस बिल्ड करना है, तो एक तो चीज बताइए इंजीनियर ने कि रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स करो। बट अगर उससे भी बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना है, तो जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो सीएफपी ने बता दिया कि एवरी ईयर उसको ग्रो भी करते जाओ, एज पर योर इनकम जैसे ग्रो होता है वैसे। करेक्ट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि इनकम को ग्रो करते रहो, इन्वेस्टमेंट्स को भी ग्रो करते रहो, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते रहो। करेक्ट। ओके, चलो। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपकी एसआईपी ये फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, आपकी एसआईपी होनी चाहिए हमेशा गोल बेस्ड, क्योंकि गोल बेस्ड एसआईपी ही बेस्ट होती है, फिर वो शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, या लॉन्ग टर्म हो। अगेन, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, मिड टर्म के लिए भी प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। अभी जो मैंने आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात की, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट शायद शॉर्ट टर्म में इतने बेटर परफॉर्म करते हुए नहीं दिखते, बट उसके वजह से ये लॉन्गर टर्म में ज्यादा रिटर्न डिलीवर करते हैं। आपकी एसआईपी अगर शॉर्ट टर्म में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि ये रिटर्न डिलीवर्ड क्यों होते हैं मालूम है? ये रिटर्न डिलीवर्ड इसके वजह से होते हैं, ये सब रिटर्न में दिखा रहा हूं ना, ये लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न डिलीवर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी एसआईपी ने डाउनफॉल देखा रहेगा, उसके वजह से आपकी एसआईपी लॉन्गर टर्म में परफॉर्म करेगी, जो कि मैंने मेरे खुद के एक एग्जांपल से भी दिखाया था। जो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया था मेरा खुद का, मैं फिर से एक बार उसको रिपीट करूंगा कि मेरी ये एसआईपी ने काफी टाइम तक डाउनफॉल देखा था। वो टाइम पे मैंने काफी सारे यूनिट्स एक्यूमुलेट करते गया, उसके वजह से एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मेरी एसआईपी आउट परफॉर्म करना चालू हो जाती है, और देन अंडर परफॉर्मेंस होता ही नहीं है। अंडर परफॉर्म होता है, बट वो समझ में आता नहीं। जैसे 5,80,000 का वैल्यूएशन एक टाइम पे 5,37, 5,27,000 गया था, बट परसेंटेज टर्म की अगर बात करूं, ये नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, ये सिंगल डिजिट में भी शायद नहीं जाएगा।
बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतने रिटर्न डिलीवर्ड करेगा। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक है। मैं थोड़ा लास्ट फेज पे हूँ। 12 बज के 25 मिनट हो गया, लगभग 1 घंटा खत्म होने में। मैं मेरे सेशन के लास्ट फेज पे हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो भी एसआईपी सिलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपकी एसआईपी हमेशा गोल बेस्ड करते हैं। आपकी एसआईपी हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया कि 2040 में मुझे 2 BHK लेना है जिसकी कॉस्टिंग है 2.5 करोड़ की, या फिर 2030 में मुझे कोई गाड़ी लेनी है जिसकी कॉस्टिंग 25 लाख की है, या फिर मुझे फॉरेन वेकेशन पे जाना है, या फिर मेरे बच्चों का फॉरेन स्टडीज है। कुछ भी रहेगा, अपने को पहले टारगेट सेट करना है कि मुझे कितना अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा, और हर एक गोल के पीछे मुझे कितनी की एसआईपी करनी पड़ेगी, या फिर स्टेप अप एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी। ऐसा जितना दूर, जितना मेरा गोल दूर है, जितनी बड़ी मेरी गोल की अमाउंट है, उतनी एसआईपी की मेरी अमाउंट डिराइव्ड होती है। करेक्ट। हम लोगों ने आपका काफी लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग किया रहेगा। करेक्ट। और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही आपका एसआईपी हम लोगों ने मैप किया रहेगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग उसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। करेक्ट। तो एसआईपी हमेशा हम लोग बता दें कि गोल बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2030 में गोल है, 25 लाख रुपीज मुझे चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो उसके लिए जो मैंने एसआईपी कंसिडर की है, उसके फंड्स अलग रहेंगे। और जो फंड जहाँ पे मेरा 2045 में गोल है, जो कि यहाँ से लगभग 20 साल के बाद है, उसके लिए जो हम लोगों ने फंड सिलेक्शन किए रहेंगे वो टोटली अलग रहेंगे। ये दोनों फंड सेम नहीं रहेंगे। ये फंड ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, ये फंड ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। वहेराज ये फंड शायद इनिशियल लेवल पे ज्यादा वोलाटाइल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका पोर्टफोलियो जब डिजाइन करते हैं ना, तो ये सब चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये सब कंसिडरेशन करते हैं वो हम लोग बहुत सारा एनालिसिस करते हैं। यू कैन सी, हम लोग देखते हैं आपका पोर्टफोलियो कहीं पे ओवरलैप तो नहीं है, आपके जो भी फंड है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है, ये सब देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमेशा ये इन्वेस्टमेंट को एवरी 6 मंथ के बाद रिव्यू करते रहते हैं कि कोई फंड ऐसा तो नहीं है जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग है, क्या उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, क्या उसका जो भी पोर्टफोलियो डिजाइन किया हुआ वो ऑन द मार्क है या नहीं है। ये हम लोग डिसाइड करते एवरी पीरियड रिव्यू में। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और, एक मैं यहाँ पे जो मैं आपको गोल बेस्ड एसआईपी की बात कर रहा हूँ, इसको ट्रैकिंग करने के लिए ना, हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि आपका फंड्स बाजार है, फंड्स बाजार, यहाँ पे माई गोल करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप आपके हर एक गोल के अगेंस्ट में आपकी कौन सी एसआईपी चल रही है, मेरा गोल कितना अचीव हो रहा है, ऑन द ट्रैक है या नहीं है, क्या मेरा गोल, क्या मेरी एसआईपी, मेरे जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वो मेरा गोल अचीव करने वाले हैं या नहीं है, उसका एक लाइव ट्रैकिंग देते हैं। अगर आपने अभी तक ये लाइव ट्रैकिंग नहीं किया रहेगा, नहीं मिला रहेगा, प्लीज 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 हम लोग से कांटेक्ट कीजिएगा। आपके जो डेडिकेटेड आरएम हैं उनको कांटेक्ट किए। आपका जो पर्टिकुलर जो व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज वहां पे मेंशन करो कि मेरा भी यहाँ पे ऐसा ही ट्रैकिंग मिले, ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक है या नहीं मुझे पता चले। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेरा खुद का दिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्या गोल है, इमरजेंसी फंड, फॉरेन ट्रिप, माउस लेना है, कोई एक्सपिरेशंस है, या फिर डॉटर का हायर एजुकेशन, या फिर खुद का रिटायरमेंट है, उसका कितना टारगेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉटर एजुकेशन जो 2040 में आने वाला है, टारगेट अमाउंट है 2 करोड़ 8 लाख, अभी तक का इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, तो 39,25,000। क्या ये 39,25,000 मेरा 2 करोड़ का गोल अचीव कर सकता है? तो यहाँ पे देखो लिख के आएगा, योर करंट इन्वेस्टमेंट इज इनफ टू मीट योर गोल। लिख के आएगा, ये सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। आपके कौन से इन्वेस्टमेंट है जो कि ये गोल के लिए मैप है, मतलब पर्टिकुलर जो भी गोल है उसके लिए मैप है, वो मैप करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है या नहीं है, वो हम लोग चेक करके आपको यहाँ पे ट्रैकिंग दे देंगे। ओके। तो देखो राइट नाउ फॉर माय डॉटर एजुकेशन 18% 19% गोल अचीव हो गया है, बट जो शॉर्टफॉल है 1 करोड़ 69 लाख का, वो शॉर्टफॉल फुलफिल हो सकता है मेरा करंट इन्वेस्टमेंट से। फिर व्यू गोल में जाके हम लोग देख सकते हैं ये ट्रैकिंग, हर एक गोल और हर एक गोल की ट्रैकिंग आप ये आपके फंड बाजार एप्लीकेशन में, फंड बाजार ये जो डेस्क दिया हुआ है, हम लोग ने लॉगिन दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ट्रैक कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई एसआईपी का कैलकुलेशन करना है खुद ब खुद,
ठीक है, तो आप ना सिंपल अपनी वेबसाइट पे जाओ, patfinancials.com। ठीक है, दिस इज आवर वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट में यहाँ पे एक मेंशन है कैलकुलेटर्स। करेक्ट, आप खुद, मैं चाहूंगा आप खुद को जाओ, आपकी पूरी लाइफ के जो भी कैलकुलेशन आप यहाँ पे जाके खुद भी कर सकते हो। बहुत सारे कैलकुलेटर्स हम लोग ने यहाँ पे रखे हुए हैं। क्विक अमित, कैलकुलेटर, वेबसाइट का एड्रेस हम प्रोवाइड कर लेंगे, patfinancials डॉट patfinancials.in, डॉट इन। सिंपल। करेक्ट, ठीक है, कैन वेरी यू सिंपल। डेमोन्स्ट्रेट वन एग्जाम्पल? हाँ, ओके। तो देखो बहुत सारे कैलकुलेटर यहाँ पे है, रिटायरमेंट कैलकुलेटर है, एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूबी कैलकुलेटर, या फिर एसडब्ल्यूबी विद स्टेप अप, या फिर अमाउंट अच्छा, मतलब लोन के लिए पर्टिकुलर ये हम लोगों ने बनाया कि लोन मुझे अगर जल्दी पेड ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, लोन का कितना कैलकुलेशन, कितना ईएमआई आ सकता है, वो सब यहाँ पे मिलेगा। एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर में काम करता हूँ, अभी स्टेप अप का एक एग्जाम्पल दिखा था। क्लिक ऑन दैट। ठीक है, ये कैलकुलेटर क्या दिखाता है कि अगर मैंने एक एसआईपी की और पर्टिकुलर पीरियड में मैंने उसको ग्रो कर दिया, और एक पर्टिकुलर मैंने रिटर्न एजम्पशन किया, तो क्या मेरी एसआईपी कितने गोल्स मेरे अचीव कर सकती है, वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो अगेन यू कैन स्टार्ट मंथली इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे आपका डेटा डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि कोई 10,000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट करता है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और उसको एवरी ईयर एनुअली स्टेप अप करता है 10% से, मतलब आज 10,000 है, अगले साल में हो जाएगा 11,000, 11,000 उसके अगले साल में हो जाएगा 12,000, दिन उसके अगले साल में हो जाएगा 13,300। तो यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे खाली अमाउंट डालनी है। अगर मैं बोलता इसको 15% से मुझे ग्रो करनी है, तो देखो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई। राइट, मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे लेता हूँ कि 10% से मैं इसको एवरी ईयर ग्रो कर लेता हूँ। ड्यूरेशन रखता हूँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो भी आपको जहाँ पे जो भी ड्यूरेशन रखना है। आप बोले कि मुझे 25 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करो। आपकी स्टार्टिंग एज डाल दो कि चलो, एक मैं पकड़ता हूँ कि 25 साल वाला बंदा 10,000 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर लेता, और उसको एवरी ईयर 10% से ग्रो कर लेता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न में पकड़ता हूँ 12% ही पकड़ो। मुझे पता है कि ये 12% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर्ड होने वाले हैं, पर थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव होके कैलकुलेट करो, 12% रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या मेरा फ्यूचर रहेगा, देखो यहाँ पे ना पूरा टेबल आ गया। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ये पर्टिकुलर टाइम पे इतना, और उसका वैल्यूएशन बन जाएगा उतना। बट क्या मेरा ये ऐसा भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा? नहीं, मुझे बीच में भी तो पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल, उन्होंने दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं। कभी मेरे पास थोड़े एडिशनल पैसे आ गए, मेरे पास इंसेंटिव आ गया, बोनस आ गया, या फिर कहीं से बड़े पैसे आ गए, तो अब यहाँ पे वो भी डाल दो कि चलो मुझे ना ये टाइम पे कुछ एक 5 लाख रुपया आ गया, मैंने वो भी वहां पे डाल दिए, किसी भी फंड में डाल दी, या फिर हम लोग कैलकुलेशन पर्पज देखे कि मैंने यही फंड में डाल दिए। बट मुझे कभी कभी पैसे लगते भी है, तो मैंने अगर हाइपोथेटिकल देख लिया कि 5 साल के बाद मेरा एक गोल था, मेरा एक गोल था कि मुझे गाड़ी गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, और उसके लिए मैंने सपोज 8 लाख रुपया निकाल दिया, तो क्या हो, फिर भी मेरे पैसे कितने होंगे? 3 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर से मैंने कोई पैसे निकाल दिए, हाइपोथेटिकली मैंने घर ले लिया, तो घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए मैंने शायद 5 साल के बाद 25 लाख रुपया, 20 लाख रुपया मैंने निकाल दिया। उसके फिर 5 साल के बाद फिर से मुझे मेरा कोई गोल था, 5 लाख रुपया मैंने उसमें से विड्रॉ कर लिया। आप एवरी ईयर भी डाल सकते हो कि एवरी ईयर में अगर इसमें से कुछ विड्रॉ करता हूँ, तो क्या मेरा एंड कॉर्पस बनेगा अपना, ये आपका खुद का स्टोरी। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ गया, हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे वर्किंग होता है, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे आपका डेटा पुट अप करो, 10,000 रुपीज, 20,000, 25,000, जहां से भी आप ऐसा भी स्टार्ट कर रहे हो, उसको एनुअली स्टेप अप कर दो। उसका ड्यूरेशन डिसाइड करो, अगर मैं बोलता हूँ कि 30 साल नहीं, मुझे खाली 20 साल का ही देखना है, 20 साल में मेरा कॉर्पस कितना क्रिएट हो रहा है, बीच में मैं कुछ इंसर्ट भी कर रहा हूँ, कुछ मैं एग्जिट भी कर रहा हूँ, वो भी डाल दो कि मेरे पास कुछ पैसे आ गए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे एग्जिट करना है बीच बीच में, तो मैं यहाँ पे वो भी डालते जाऊंगा कि मुझे एग्जिट कर रहा हूँ, तो मेरा वैल्यूएशन फिर भी विद 12% रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा। ठीक है, इसको अगर एक्सेल में लेना है, आप यहाँ पे जाके फिल फॉर्म एंड डाउनलोड कर सकते हो। फिल फॉर्म मतलब कुछ नहीं, अगर आपका कोई नाम, ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे जाके फिर से आपको आपका एक्सेल है वो सीएसवी फाइल में डाउनलोड हो जाता था कि आपके पास वो सेव भी रहेगा। Okay? तो ऐसे बहुत सारे, अर्ली लोन क्लोजर कैसे होता है, लमसम कैलकुलेटर कैसे होता है, एचडब्ल्यूपी करना है, बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन होते हैं जिनको एचडब्ल्यूपी काउंट करना है, या फिर कोई यंगस्टर है जिसको एसआईपी अभी करनी है, कॉर्पस बिल्ड करना है, एंड उसमें से बाद में बड़े चंक्स में से एवरी मंथ, एवरी डिफरेंट इंटरवल्स में एचडब्ल्यूपी लेना है, मतलब पैसे रिटर्न बैक लेने हैं, तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे रखा हुआ है। आप प्लीज जाके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये कैलकुलेटर्स कैसे है।
इसका हम लोग ना फीडबैक भी दे दो कि कौन से कैलकुलेटर कैसे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ और ग्लिच आ एक रहा है। अगर अमित, और एक मुझे ऐसे लगता है कि क्लाइंट्स का कैसे होता है कि उनको हम्म। खाली पैसे हम डालते जाएंगे तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। थोड़ा सा हमें विड्रॉल्स भी आने चाहिए, हम्म। ताकि हम एक पैसिव इनकम बनाएं और वहां से फिर हमारा थोड़ा घर खर्चे के लिए या तो मेरे रिटायरमेंट के लिए वो भी स्कोप मिले। सो इफ वी कैन एक्सप्लेन देम इवन SIP एंड SWP कैलकुलेटर, दैट विल हेल्प देम आउट। ठीक है, मैं एक एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एसआईपी का ही अपना सेशन चल रहा है। तो एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ कि मैं सपोज 10,000 रुपीज से मेरा एसआईपी स्टार्ट करता हूँ, 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, और ये अगले में सपोज 20 साल के लिए, 15 साल के लिए कर लेता हूँ। राइट नाउ सपोज हाइपोथेटिकली आई एम 45, हाइपोथेटिकली आई एम 45 और मुझे 60 पे रिटायर्ड होना है। 15 साल के लिए मैंने एसआईपी कर दिया 10,000 रुपीज का, 15 ईयर्स के लिए। तो मेरा कॉर्पस कितना बिल्ट होगा? 50,45,000 रुपीज। ठीक है। एंड देन उसके बाद में मैं SWB फेज चालू कर ला आफ्टर माई रिटायरमेंट। मैं उसमें से एक सर्टन अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ करना चालू कर लेता हूँ। तो ये पैसे मेरे कितना, ये मेरे पैसे कितने साल सरवाइव होंगे वो देता हूँ। चलो मैं एवरी मंथ उसमें से 50,000 रुपीज विड्रॉ करता हूँ। तो आगे के 20 साल, देखो यहाँ पे लिख के आ गया, मैं ये पैसे इंजॉय कर सकता हूँ आगे के 20 साल। देखो क्या हो गया है, ये मेरा एसआईपी 10,000 का 12% से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉर्पस बिल्टअप हो गया 50,45,000। ये कॉर्पस में से मैं एवरी मंथ, अभी मेरा एसआईपी स्टॉप हो गया, मैं मेरे पैसे इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं एवरी मंथ ये 50,000 रुपीज यहाँ से विड्रॉ करूंगा। मेरा फिर भी पोर्टफोलियो 12%, या फिर उसके टाइम पे मैं देख सकता हूँ अगर मैं, मेरा पोर्टफोलियो 10% से ही ग्रो हो रहा है उसके बाद में, तो कितने साल ये पैसे मेरे मैं इंजॉय कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे पूरा उसका इलेस्ट्रेशन में मिल जाएगा कि 10 साल 15 साल तक मेरे पैसे मैं इंजॉय कर सकता हूँ। अगर मुझे ये ज्यादा टाइम के लिए करना है तो मुझे यहाँ पे मैं शायद एसआईपी अमाउंट बढ़ा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 20,000 की एसआईपी करता हूँ मैं, और एवरी मंथ यहाँ से मैं 20,000 की जगह पे 60,000 रुपीज विड्रॉ करता हूँ। देखो मेरे पैसे कभी खत्म नहीं हो रहे। इट्स द परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट, एसआईपी प्लस SWP। मैंने 15 साल एसआईपी किया इगरसली 20,000 रुपीज, 15 साल के बाद उसमें से मैंने 60,000 रुपया पर मंथ लेना चालू किया। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 20,000 पर मंथ, बट मैंने विड्रॉल लेना चालू कर दिया 60,000 रुपया पर मंथ टिल माई एंड। ये पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। इनफैक्ट 30 साल के बाद में भी मेरा कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का बना रहा है। करेक्ट। सो दिस इज द कैलकुलेटर, यू कैन गो देयर। अगर मैं बोलूंगा 12% रेट ऑफ क्लाइंट्स रिटर्न के एजम्पन क्वेश्चन करके है देख लो। यहाँ ओके। पे इन्फ्लेशन कंसिडर हुआ है या नहीं। तो इफ वी कैन शो दैट SWP प्लस स्टेप अप, दैट ठीक विल है, हेल्प देम। यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं हुआ क्योंकि मैंने फ्लैट 60,000 का विड्रॉल रखा हुआ है। अगर मुझे, मैं चाहता हूँ कि 60,000 का विड्रॉल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती ही रहे, तो यहाँ पे SWP विथ स्टेप है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल SIP प्लस SWP नहीं, मेरा एक कॉर्पस बिल्टअप है, मैं वो SWP में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। आज मैं म्यूचुअल फंड SWP में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और उसमें से मैं एवरी मंथ 50,000 रुपीज लेना स्टार्ट कर लेता हूँ। बट ये 50,000 रुपीज फ्लैट नहीं रहेंगे, आज मैं 50,000 स्टार्ट करता हूँ, और मैं वहां पे 6% एनुअल स्टेप अप इन्फ्लेशन जोड़ लेता हूँ। मतलब आज 50,000, 1 साल के बाद मुझे 53,000 रुपीज मिलना चालू करे, उसके 1 साल के बाद मुझे 56,000 रुपीज मिलना चालू हो जाएगा, उसके 1 साल के बाद मुझे 60,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। तो ये मेरा जो विड्रॉल है वो एवरी ईयर, जो मंथली मिल रहा है वो एवरी ईयर ग्रो करे। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या मेरा सिनारियो रहेगा, 12 टका रिटर्न एक्सपेक्ट कर दिया, अगले 20 साल 25 साल 30 साल जो भी आप टाइम पीरियड लोगे, मैं बोलता हूँ कि 15 साल में ये करता हूँ, तो 15 साल में मेरे विड्रॉल भी लूंगा। तो मेरा टोटल विड्रॉल 15 साल में हो रहा है 1,40,00,000 के करीब करीब। अगर विड्रॉल में एवरी मंथ एवरी ईयर बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये बढ़ाते बढ़ाते मैं टोटल विड्रॉल अगले 15 साल में कर रहा हूँ 1,40,00,000, और मेरा फिर भी एंड कॉर्पस रहेगा 2 करोड़ रुपया। देखो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 1 करोड़ रुपया। इसमें से मैंने एवरी मंथ 50,000 रुपीज लेना चालू कर दिया, और उसको एवरी ईयर ग्रो करते गया 6% से। ये अगले 15 साल मैंने किया। 15 साल में मैंने विड्रॉल लिया 1,40,00,000,
1,40,00,000 विड्रॉल लेने के बाद भी मेरे जो मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की थी उसका वैल्यूएशन बन गया 2 करोड़। और ये मैं assumption कर रहा हूँ ओनली विद 12% रिटर्न। ठीक है, मैं नहीं ज्यादा एग्जीगरेट कर रहा हूँ, ना मैं बिल्कुल एकदम कम एग्जीगरेट कर रहा हूँ। मैं एवरेज रख रहा हूँ, और एवरेज फेयर इनफ वाला एवरेज रख रहा हूँ, जो कि इजीली पॉसिबल है। मैंने अभी इतने सारे आपको रिटर्न्स दिखाए थे कि लॉन्गर टर्म में हम लोग जो फंड सिलेक्शंस करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 12% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर्ड करता है। हाइपोथेटिकली ये 12% की जगह पे मैं 14% जो रियलिस्टिक हम लोग देखते हैं, तो आपका कॉर्पस विल बिकम 3 करोड़ रुपीज, जो कि पॉसिबल है। फिर मैं बोलूंगा 12% से ही आप एजम्पशन कर लो, इट इज फेयर। इसमें अगर क्लाइंट्स के एडिशनल विड्रॉल्स रहेंगे, बिकॉज इफ दे इन्वेस्ट दे माइट नीड इट इन फ्यूचर यहाँ फॉर पे देयर ओन यूसेज, तो वो भी खुद डाल तो मैं सकते हैं। यहाँ पे वो भी करूंगा, या मतलब मैं हम्म विड्रॉल तो ले रहा हूँ पर मंथ, बट हम्म उसके अलावा अगर किसी ईयर में मुझे एडिशनल विड्रॉल करने हैं, तो फॉर एग्जांपल मंथ ईयर में मुझे एक 10 लाख रुपए भी चाहिए, मेरा कोई purpose है वो टाइम पे, तो मैं 10 लाख रुपए विड्रॉ करूंगा, फिर भी मेरे पैसे कितने बनेंगे? 5 साल के बाद फिर से मैं कुछ 20 लाख का विड्रॉल कर लेता हूँ, फिर भी मेरा कॉर्पस कितना रहेगा? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में मैं विड्रॉल जो भी डालूं, यहाँ पे वो भी कंसिडर आप कर सकते हैं, अब वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। तो देखो, स्टार्ट किया था हम लोग ने, मैं थोड़ा स्क्रीन मेरा ऑफ कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट किया था हम लोग ने, एसआईपी परफॉर्मेंस आपकी कैसी हो रही है? तो शायद 1, 2, 3 साल की एसआईपी के परफॉर्मेंस के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। वो क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि मार्केट रिसेंटली बहुत बड़ा फॉल डाउन हो गया था, आपने देखा रहेगा, मार्केट फॉल डाउन हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली, और पिछले कुछ 18-20 मंथ से मार्केट ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। एक पिक लेवल पे मार्केट था 80-85 थाउजेंड का सेंसेक्स, जो कि आज के डेट में लास्ट 2 महीने में वो 71,000 तक भी चला गया था, और राइट नाउ अभी 76-77 थाउजेंड के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो 1 साल 2 साल के रिटर्न आपको इतने अच्छे नहीं दिखेंगे, बट जिन्होंने 5 साल 10 साल पहले की एसआईपी की रहेगी, उनके रिटर्न्स ठीक ठाक रहेंगे। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत एक्सट्रीम अच्छे रहेंगे, बट ठीक ठाक रहेंगे। एटलीस्ट वो सिंगल डिजिट में तो नहीं रहेंगे। करेक्ट। हम लोग ने एसआईपी की वर्किंग देखा कि एसआईपी कैसे वर्क होती है, एवरेज आउट होती है, हर मोमेंट में इन्वेस्टमेंट्स होता है, हर मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट्स होते जाता है। जब मार्केट गिरता है तो हम लोग को यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर आता है तब यही यूनिट्स मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं, अपना वैल्यूएशन बढ़ जाता है। करेक्ट। मैंने मेरी खुद की एसआईपी के रिटर्न दिखाए थे, एक एचडीएफसी मेडिकल अपॉर्चुनिटी फंड दिखाया था, जो काफी टाइम तक अंडर परफॉर्म था, बट उसी की वजह से आज के डेट में वो ओवर परफॉर्म्ड हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम अंडर परफॉर्मिंग था इसके वजह से। देन हम लोगों ने देखा था कि एसआईपी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होता है, 6% वाले में, 4% वाले में, 10% वाले में एसआईपी रखी लॉन्गर टर्म में, तो कितना बड़ा डिफरेंस बनता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के एसआईपी के रिटर्न्स मैंने दिखाए थे। कोई भी फंड्स, मोस्ट ऑफ द फंड्स 90, मोर देन 90% फंड्स ने डिलीवर्ड किए थे 10% से ज्यादा रिटर्न्स। 12% ज्यादा रिटर्न डिलीवर्ड करने में 80% से ज्यादा फंड्स थे, जो कि हम लोग बिलीव करते हैं। हम लोग हाल से ही फंड्स आपको एडवाइस करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे, जो लॉन्गर टर्म में बेस्ट रिटर्न डिलीवर्ड करे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट सर करना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डिफरेंट फंड्स रहते हैं, जहां पे मार्केट वोलेटिलिटी उतनी मायने नहीं रखती है, उतना रिटर्न्स उतना वोलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो को हैम्पर नहीं करेंगे, अगर आपकी एसआईपी शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म्स की है। मोस्ट ऑफ हम लोग गोल बेस्ड एसआईपी करते हैं, उसका रीजन भी यही होता है। राइट। हम लोग जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तब स्कीम सिलेक्शंस में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि कौन सा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ये फंड का परफॉर्मेंस क्या है, फंड्स का ऑब्जेक्टिव्स मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, फंड मैनेजर्स कौन से कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसका स्टैटिक्स डेटाबेस कैसा है, वो सब डिटेल्स देखने के बाद ही हम लोग आपको फंड्स परफॉर्मेंस कर फंड रिकमेंड्स करते हैं। गोल बेस्ड एसआईपी के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपके फंड्स बाजार पे गोल ट्रैकिंग करके, माई गोल करके एक ऑप्शन है, वहां पे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गोल, आपकी एसआईपी, आपका जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो भी प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो गोल बेस्ड ऑन ट्रैक है या नहीं है। ठीक है। अगर आपने नहीं किया रहेगा या फिर आपका नहीं हुआ रहेगा, प्लीज आप हम लोग के साथ कांटेक्ट करो, हम लोग ये आपको करके दे देंगे। राइट। एंड देन प्लीज पीरियोडिकली, जो हम लोग बिलीव करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स में हम लोगों ने मिलना चाहिए, हम लोगों ने नहीं मिलते तो हम लोगों ने एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए पोर्टफोलियो को लेके, कि अपना पोर्टफोलियो ऑन ट्रैक है या नहीं, आपके पोर्टफोलियो में कोई अंडर परफॉर्मिंग तो नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। या थैंक यू।
ठीक है। थैंक्स अ लॉट चलो अमित। आपके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आ रहे हैं या। सो द क्वेश्चंस आर, पहले तो श्रीधर अपागे सर वो पूछ रहे थे कि अगर आप एक एग्जाम्पल दो, मैं अगर लमसम इन्वेस्ट करता हूँ और वहां से पैसे निकालता हूँ हर मंथ फॉर माय रिटायरमेंट। तो श्रीधर सर, हमने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था SWP विद स्टेप अप, वो वही एग्जाम्पल था कि आपने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है। तो उसका अगर हम विड्रॉल लेते हैं तो जो SWP प्लस प्लस स्टेपअप है वो दिस आप वन। उसमें, हाँ या। सो ये इसमें आप आपका फिगर डाल के देखिए, आप जो विड्रॉल लेने वाले हो वो भी फिगर डाल के देखिए, बीच में अगर पैसे कुछ लगने वाले हैं तो वो भी विड्रॉल अमाउंट्स में डालकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो कॉर्पस है वो कितने साल लास्ट होगा। अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो डायरेक्टली कनेक्ट विद अस ड्यूरिंग द वीकडेज, वी विल एक्सप्लेन यू आउट। ओके। हाँ, उसके बाद मंगेश सर का क्वेश्चन था कि एनी लॉक इन फॉर द SWPs। सो मंगेश सर, देर इज नो लॉक इन सच फॉर द SWP फंड्स, वी डोंट कंसिडर एनी लॉक इन काइंड ऑफ अ कैटेगरी। तो सारे ओपन एंडेड होते हैं। खाली इतना ही होता है कि अगर आप एक साल के पहले कुछ विड्रॉल लेते हो फ्रॉम द इक्विटी काइंड ऑफ कैटेगरी, इक्विटी फंड से, तो 1% का एग्जिट लोड बैठता है। लेकिन जब हमारा डिस्कशन होता है 1 to 1 पे आपके साथ, हमें समझ में आता है कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ से ही विड्रॉल चाहिए तो हम वो इक्विटी फंड्स में नहीं पार्क करते, उसको डेट फंड्स में रखते हैं। तो क्लाइंट को कोई एग्जिट लोड, कोई लाइक एग्जिट लोड्स और मोस्टली कैपिटल गेन्स भी जितना कम हो सके हम वो ट्राई करते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। So there won't be any exit load, there won't be any lock-ins to the SWP funds, in short. मयूर सर का क्वेश्चन है, इज इट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इनटू थीम स्पेसिफिक MFs लाइक गोल्ड, सिल्वर और ETFs और ऑयल? मयूर सर, यस, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 20% should be in the thematic category like gold, silver, foreign equities, oil, metals. We will means we can review your portfolio. अगर नहीं हो तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे वो। मोस्टली वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस मल्टी एसेट्स, मेटल्स, कमोडिटीज, ग्लोबल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में। तो यस, इट शुड बी देयर इन द पोर्टफोलियो। Amit Supriya ka, if you can answer, if market हम्म। is still a downside, how will it affect my SWP? ओके। ठीक है, सबसे पहले तो एस डब्ल्यू पी का एक कैलकुलेशंस होता है कि कितनी अमाउंट का हम लोग विड्रॉल ले रहे हैं, और दूसरा होता है कि हम लोग कौन से फंड में एस डब्ल्यू पी ले रहे हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन जायज है कि मैंने 1 करोड़ रुपया डाल दिया और उसमें से मैंने विड्रॉ लेना चालू कर दिया और देन मार्केट क्रैश हो गया, जो कि रिसेंटली भी हुआ था। तो मैं काम करता हूँ, आपको ना मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक लाइव एग्जांपल। आई होप मेरे पास सेव रहेगा। अमित, आकांक्षा का एग्जाम्पल है 30 lakhs का। मेरे पास एक एग्जांपल है लाइव ओके, यहाँ पे। गुड गुड। एक चीज ना, ये मैंने दो चीज बताया ना कि एक तो कैलकुलेशन होता है कितने का मुझे एस डब्ल्यू पी लेना है। मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स करता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे 50,000 का एस डब्ल्यू पी लेना है, तो आपका फंड तो खत्म ही होना है 1 साल में, 1-2 साल में। ठीक है। तो इसके लिए मतलब हम लोग कैलकुलेशन बता दें कि 6-8% के बीच में ही आपकी एस डब्ल्यू पी अमाउंट होनी चाहिए। कितना जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा उसका 6-8% साल का, उसका डिवाइडेड बाय 12, मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो आई वुड रिकमेंड कि 5,000 रुपीज का ऐसा एस डब्ल्यू पी ले लो। 5,000 रुपीज या फिर 6,000 रुपीज का। अगर मैं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो वी वुड रिकमेंड कि 50,000 रुपीज से लेके 60,000 रुपीज तक का आप एस डब्ल्यू पी अमाउंट पर मंथ का ले लो। ठीक है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन ये हो गया ताकि आपका पोर्टफोलियो कभी जीरो ना हो जाए। दूसरा कैलकुलेशन ये आ गया कि आपको ऐसे मोमेंट पे कभी भी हम लोग हाई वोलाटाइल, हाई रिस्की फंड्स कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। हमेशा आपको हम लोग ऐसे फंड्स रिकमेंड करेंगे जो रिटर्न्स भी अच्छे डिलीवर्ड करते रहेंगे कंपेयर टू ऑल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, और वोलाटिलिटी भी उसमें कम रहेगा।
मोस्टली हाइब्रिड फंड वहां पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसके वोलेटिलिटी कम होती है, जिसमें क्रैश भी हो गया मार्केट तो उतना अपने पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं होता, होता है बट उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। करेक्ट। तो इसके लिए फंड सिलेक्शन भी वैसे ही होता है। तो एक एग्जांपल ले लिया हम लोग ने यहाँ पे, दिस इज अगेन जस्ट एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे पास एग्जांपल था, तो एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। तो डीएसपी का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ठीक है, ये एक हाइब्रिड फंड है जो 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो हम लोग भी ऐसे स्टाइल के फंड रिकमेंड करते हैं एसडब्ल्यूबी के लिए। इसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कब किया हुआ है? 2015 में। देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। एंड वेरी नेक्स्ट मंथ से, आप मेरा कर्सर फॉलो करो, वेरी नेक्स्ट मंथ से मैंने वहां से 66 रुपीज विड्रॉ करना चालू कर दी। अभी 66,000 रुपीज मतलब ना, ये एसडब्ल्यू 8% से हो गया, थोड़ा हाइयर साइड दिखाया यहाँ पे। 8 यहाँ पे हम लोग दिखाया, देखो एसडब्ल्यूपी पर एनम 8%। ये मैं करते आ रहा हूँ अभी तक। देखो एवरी मंथ में विड्रॉ करते जा रहा हूँ अभी तक। अभी ये थोड़ा पुराना है, नवंबर 2025, मतलब 6 महीना पुराना है। ये अभी तक मैं 66,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करते आ रहा हूँ। टोटल विड्रॉल हो गया यहाँ पे 85,80,000 रुपीज। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1 करोड़ रुपया। अभी तक मैंने विड्रॉल कितना किया? यहाँ पे भी मैंने समरी दिखा हुआ है, 80,85,000 रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू ये 1 करोड़ का, ये 85 लाख रुपीज विड्रॉ होने के बाद कितना है आज के डेट में? 1 करोड़ 1 लाख रुपीज। ठीक है, 10 साल हो गया, 2015 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, आज 10 साल हो गया, 2025 का टाइम है। ठीक है, 11.5% रिटर्न दे दिए थे। Right? तो लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका कैपिटल भी ग्रो हो रहा है और साथ में आपको एक एक साइजेबल मंथली विड्रॉ भी मिल रहा है। बट बीच में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जहां पे मार्केट क्रैश होता है और अपने फंड्स थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ पैनिक नहीं करना है। ठीक है सुप्रिया मैम, आपका सवाल, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, देखो आपको मैं पर मंथ का ना वैल्यूएशन दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप लास्ट वाला कॉलम फॉलो करो। एक time ऐसा था, मई 2015, मतलब 5 महीने के बाद मेरा 1 करोड़ का वैल्यूएशन 99,06,000 रुपीज हो गया। ये आफ्टर दिस 66,000 रुपीज मंथली विड्रॉवल। देन फिर से वो बढ़ गया बट एक सर्टन टाइम से ऐसे आ गया जहां पे ये वैल्यूएशन मेरे 1 करोड़ के नीचे चला गया था। तो सबसे लोवेस्ट में दिखाता हूँ, 86,62,000। कब आ गया था ये? 2016 में। मेरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने के 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मैंने 6,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा हूँ। ये करने के बाद एक मोमेंट ऐसा आ गया था जब मार्केट बहुत क्रैश हो गया था। ये 2016 की बात है, डिमोनेटाइजेशन के पहले की बात है, जब मार्केट थोड़ा डीप डाइव हो गया था। मेरा वैल्यूएशन आ गया था 86,62,000। अगर ये देख के पैनिक में मैंने पैसे निकाले होते तो मेरा आज 1 करोड़ 61 लाख रुपीज नहीं बनता था। आज माझे पैसे 1 करोड़ 61 लाख नसते बनले जर मी इथे पॅनिक मध्ये पैसे विड्रॉ केले असते तर। 86 लाख का फिर से 91 लाख, 93, 94, 97 करते करते ये फिर से ग्रो होना चालू हो गया। 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, थोड़ा मार्केट गिर गया, फिर से 99 लाख, 96 लाख तक आ गया था। पैनिक ने खाली नहीं रखना है, फिर से ये ग्रो ग्रो होते होते गया। तो सबसे बड़ा मार्केट क्रैश कब हो गया था? कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद है तो, अप्रैल 2020। तो मैं वो टाइम पे दिखाता हूँ अप्रैल 2020 में क्या हो गया। मार्केट सबसे बड़ा क्रैश हो गया था मार्च या अप्रैल 2020 में। मेरा फिर से वैल्यूएशन 83 लाख पे आ गया था। बट क्या वो 83 लाख पे ही रह गया? अब वो 83 लाख के ऊपर नहीं आया, तो आया 88 लाख, देन फिर से 91 लाख, फिर से 91। अच्छा, ये मोमेंट में मुझे 66 लाख एवरी मंथ तो मिल ही रहे हैं। फिर से ये मार्केट रिकवर होना चालू हो गया। तो 83 लाख होने के बाद कितना, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद 83, मतलब फिर से 1 करोड़ की वैल्यू, 1 करोड़ जो 10 लाख 20 लाख हो गई थी वो फिर से 83 लाख पे आ गई, क्योंकि वो मोमेंट में मार्केट बहुत ड्रास्टिकली क्रैश हो गया था। बट मार्केट जितना ड्रास्टिकली क्रैश हो गया था उतनी ही स्पीड से वो फिर से रिकवर्ड भी हो गया। सो 83 लाख बिकॉन 88, 91, 95, 1 करोड़ फिर से क्रॉस हो गया। आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फिर से 1 करोड़ 31, 1 करोड़ 35, 1 करोड़ 37 लाख चला गया था। और रिसेंटली फिर से मार्केट गिर गया था ना 2025 में, राइट नाउ। तो मार्केट क्रैश हो गया था, ये अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2025 का ही डेटा है। फिर से वो 1 करोड़ 61, देखो हाईएस्ट लेवल 1 करोड़ 70 लाख अचीव होने के बाद ये फिर से थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया था, 1 करोड़ 50 लाख भी हो गया था। बट राइट नाउ ये 1 करोड़ 61 लाख पे, 64 लाख पे।
सो ये उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चालू रहेगा, बट आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है। अगेन ये इतना नीचे नहीं जाएगा कि आपका पूरा वैल्यू इरोस्ट कर लेगा या फिर आपका पैसा आधा हो जाएगा। ऐसे फंड हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपका पैसा आधा होने वाला है या फिर बहुत ज्यादा नीचे आएगा। तो वैसे फंड सिलेक्शन हम लोग वैसे रखते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। चलो टीम, और कोई विथ क्वेश्चन? फ्यू मोर क्वेश्चंस। यस। बहुत स्पेसिफिक, अगर क्लाइंट के स्पेसिफिक है तो वी विल बी आंसरिंग इट टुमारो और डे आफ्टर। आई विल ट्राई टू जनरलाइज जो क्वेश्चंस है, विल ट्राई टू कवर अप हियर। ओके। If I withdraw amount in SIPs, what is the suggestions to avoid additional taxes and losses? ये प्रथमेश सर का क्वेश्चन है। प्रथमेश सर, when you try to withdraw the SIP amounts, it depends when you need the withdrawals. अगर ये साल के अंदर वाला लाइक वैल्यूज है कि हम इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया और इमीडिएटली वही साल में लगने वाला है, सो वी विल ओनली कंसिडर दैट काइंड ऑफ कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कैटेगरी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कुछ नहीं लेंगे हम। और उसको अगर टैक्सेशन आप बोल रहे हो, तो टैक्सेशन टोटली डिपेंड्स ऑन द टैक्सेबल ब्रैकेट यू आर। एंड ये एलटीसीजी है, एसटीसीजी है, तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज आते हैं। हमने लास्ट मंथ टैक्सेशन पे एक सेशन कवर किया था। वी विल अगेन रिपीट दैट द नेक्स्ट मंथ। तो उसमें अगर आप आओगे तो आपके ये क्वेरीज जो टैक्सेशन रिलेटेड है, वी विल ट्राई टू कवर इट इन दैट सेशन। बट द विड्रॉल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हेन यू नीड इट। एंड उसके हिसाब से डेट फंड्स कंसिडर करने हैं, हाइब्रिड्स कंसिडर करने हैं, या इक्विटी फंड्स कंसिडर करने हैं, ये कॉल हम लोग उस टाइम पे लेंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि हमने एसआईपी रेस करनी चाहिए क्या, स्टेप अप करनी चाहिए क्या? तो डेफिनेटली यस, वी हैव प्रोवाइडेड यू विद द कैलसीज। आपके रिक्वायरमेंट आपको खुद को पता होते हैं, तो प्लीज एज पर टू योर रिक्वायरमेंट्स व्हेन यू नीड दैट अमाउंट, आपके एस्पिरेशंस क्या है, गोल्स क्या है, उस हिसाब से आप एसआईपी अमाउंट सेट कीजिए। विड्रॉल्स कब लगने वाले हैं, कितने साल में लगने वाले, कितने लगने वाले, ये डाल के आप ही खुद समझ सकते हो कि कितनी स्टेप अप करनी पड़ेगी मुझे एसआईपी की। सो यू विल हैव योर ओन आंसर वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस कैलसिस। ओमकार सर का क्वेश्चन था, लास्ट 3 years consistently small cap funds are not are underperforming, so what should be the call? Omkar sir, it is a little specific to your own portfolio. There are mixed like performances with the small caps. So rather, we will review your portfolio in the next coming week and we'll sort whatever the queries you have on specific to your portfolio. So let's connect the next week. ठीक है मैडम, Then फिर you भी had, अगर yeah, अपने पास टाइम है और अपने हाँ, पास भी ऑडियंस ऐसी की एज इट इज जुड़ी हुई है, तो मैं हम्म, ये क्वेश्चंस को ना थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मेरा रहेगा ओके। ये बताने के लिए। तो या देखो मैं ना अमित, एक और एक 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 उसी समय आप अगर उनका एक और एक क्वेश्चन था, फंड रिलेटेड ही है, कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप is showing a little negative return since last few months, and most of the clients have there in their portfolio because it's the very consistent and best performing fund in a long term journey. So what's your take on that in short? hmm? So वो ओके, दो क्वेश्चंस हमें पराग आंसर पारेख करना का ना मैं रिटर्न यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। वो लोगों के ये सवाल आएंगे। देखो पराग पारेख रिटर्न किधर गया, पराग पारेख ये सीधा रिटर्न। देखो एक है फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो कि 0.49% रिटर्न दे रहा है एक साल में, और एक हो गया पराग पारिक जो -4.86% रिटर्न दे रहा है। और एक कोई फंड है जो 2% माइनस भी दे रहा है, कोई फंड पॉजिटिव भी दे रहा है। और एक कोई फंड है मिड कैप में जो 10% भी रिटर्न दे रहा है। ठीक है। आप कभी भी ना बेस्ट फंड को कभी भी चेस नहीं कर पाओगे, कभी भी करना भी नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग पोर्टफोलियो ना आपका हमेशा डाइवर्सिफाइड रखते हैं। एक मिड कैप भी रहेगा, एक फ्लेक्सी कैप भी रहेगा, एक शायद दूसरा और भी कोई फंड रहेगा, एक स्मॉल कैप भी रहेगा आपका पोर्टफोलियो। देखो स्मॉल कैप के रिटर्न 22% 20% भी एक साल के अंदर। ठीक है। तो पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखने का रीजन भी यही है। कभी भी मार्केट एक ही साइड में रैली नहीं करता है। माय मिस्टेक, कभी भी मार्केट एक साइड में रैली करता है तब सभी फंड्स सेम वे से परफॉर्म नहीं करेंगे। जब मार्केट गिरता है तो कभी लार्ज कैप बहुत ज्यादा गिर जाता है, कभी मिड कैप बहुत ज्यादा गिर जाता है, कभी स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिर जाता है। कभी मार्केट में ऐसा सिचुएशन आता है कि लार्ज कैप ओवर परफॉर्म कर रहे हैं बट सेम टाइम पे स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस करते रहेंगे। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज आती है। और कभी वही एग्जैक्टली सिचुएशन डिफरेंट भी हो जाती है, स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करना चालू करते हैं, लार्ज कैप अंडर परफॉर्म करना चालू कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये सिचुएशन हमेशा मार्केट में बनी रहती है। कभी भी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों भी एक ही साथ प्ले कर रहे हैं, सेम रिटर्न दे रहे हैं,
नहीं होगा तो फिर डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग डाइवर्सिफाइड रखते हैं। स्पेसिफिक फंड थोड़ा बहुत कभी कभी अंडर परफॉर्म ओवर परफॉर्म हो सकता है, लाइक पारंपरिक फंड्स की मैं बात करूं, पारंपरिक फंड्स फॉरेन में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत अपने अलोकेशंस करता था, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस उनको वो अलाउ नहीं करने दिया, उसके वजह से थोड़ा सा उनका जो रिटर्न्स है कंपेयर टू उसके प्रीवियस रिटर्न थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था। ठीक है, ओके। जो ओमकार ने भी एक सवाल पूछा था कि क्या मेरे 2 साल 3 साल के रिटर्न्स अगर नीचे आते हैं, तो मैंने अगर फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हम लोग जो पोर्टफोलियो में डिफरेंट डिफरेंट फंड रखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा कोई इमरजेंसी फंड है या फिर मेरा फॉरेन ट्रिप है जो अगले 1 या 2 साल में आने वाला है, तो हम लोग वहां पे कोई भी इक्विटी फंड्स नहीं बताते। इधर डेट फंड रहेगा, इधर हाइब्रिड फंड्स रहेगा, जिसको वोलेटिलिटी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, और वहां पे एक डिराइव्ड रिटर्न डिलीवर्ड होंगे। 1 या 2 साल में आप एसआईपी से 15-20 टका रिटर्न भी एक्सपेक्ट मत करो। अगर मिल भी गए तो वो इक्विटी फंड के लॉन्ग टर्म में उसमें मिलना चाहिए। हम लोग, अगर आपका गोल 1 साल या 2 साल का है, तो वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम थोड़ा कंजर्वेटिव फंड्स रिकमेंड करते हैं। करेक्ट। नाउ आई एम कमिंग टू दी, आपका जो एक क्वेश्चन था कि मेरे फंड्स रिटर्न डिलीवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो चलो मैं अपना बहुत बड़ा एक डेटा पॉइंट दिखा देता हूँ। फिर मुझे लगा था टाइम नहीं मिलेगा ये दिखाने के लिए, बट अभी टाइम है, और आप भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये डेटा पॉइंट भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूं मैं, बहुत बड़ा डेटा है, आप अंडरस्टैंड कर लो क्या है। सिनारियो में बता देता हूँ पहले तो। 1 मिनट, फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ मैं। ओके। तो किसने ये सवाल पूछा था मैं नाम भूल गया, बट ठीक है, वॉट एवर। मैं भी ये सवाल पूछा था, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आपको ना मैं बहुत सारे सिनारियो दिखाता हूँ जहां पे एसआईपीस ने बहुत निगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं। आप जो रिटर्न्स देख रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है। आप शायद थोड़े से माइनस में या फिर सिंगल डिजिट रिटर्न देखते रहोगे पिछले 1 या 2 साल के, बट मैंने मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी निगेटिव, ड्रास्टिक निगेटिव रिटर्न दिखे हुए, मैं थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपने 2007 में एसआईपी चालू किया होता, जनवरी 2007 में, अगले 2 साल के लिए मतलब 24 महीने के लिए ये एसआईपी अगर आपने कंटिन्यू रखी होती, एग्जांपल लिया यहाँ पे 10,000 की एसआईपी का, स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2007, अब तक किया मैंने ये दिसंबर 2008 तक, मतलब 24 महीना इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 2,40,000 रुपीज दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज, ये किसी भी फंड में मैंने यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, ये किसी भी फंड में, ये अल्फाबेटिकली है, ए से स्टार्ट हुआ, इसके लिए आदित्य बिरला का नाम फर्स्ट दिख रहा है। किसी भी फंड में मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, ये 2,40,000 की वैल्यू आफ्टर 24 मंथ्स विल बिकम, इतनी होती थी 1,60,000, 1,70,000। सी द माइनस रिटर्न, 1,60,000 -36%, -60%, 1,13,000। कौन सा फंड है ये? बीएनपी का मिड कैप फंड। देखो मिड कैप भी सबसे ज्यादा गिरते हैं, मिड कैप है स्मॉल कैप। ठीक है। बट बट ये 24 महीने के बाद, ये 24 महीने क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये डाउनफॉल था। मार्केट 2007 में सबसे ऊपर था, और 24 महीने में 2008 में सबसे बॉटम, रॉक बॉटम लेवल पे आ गया था। और वही टाइम पे मैंने 24 मंथ के लिए एसआईपी की होती, तो मेरे इतने निगेटिव रिटर्न दिखते थे। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते थे, ये निगेटिव रिटर्न देख के हम लोग को गाली दे के एग्जिट कर देते थे कि आपने गलत फंड दे दिया, आपने एसआईपी दे दिया, आपने म्यूचुअल फंड दे दिया, मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, और ये रिटर्न देके नीचे आते थे। बट जस्ट 12 मंथ्स आफ्टर दैट इवेंट, मतलब ये 24 महीने के बाद, मैं 1 साल वो एसआईपी कंटिन्यू रखता हूँ, 2007 से लेके 2009 तक 6 मंथ्स होते थे। 1 साल मैंने बढ़ा दिया, 12 महीने मैंने बढ़ा दिए, 2,40,000 की जगह पे 3,60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। बट आपका वैल्यूएशन वो टाइम पे हो गया था दिस मच। देखो रिटर्न्स क्या हो गए, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, 18%, 16%, 17%, 27%। आपकी 3,60,000 की वैल्यू 5,26,000 हो गई। करेक्ट। मैं एवरी, अभी एक सिनारियो दिखाया आपको मैंने, जो 2007 से लेकर 2008 का था। दूसरा सिनारियो दिखाता हूं मैं आपको, 2011 से लेकर 2013 तक का। 1 मंथ का ये सिनारियो था जब मार्केट नीचे था, स्लो डाउन था, और रिटर्न भी देखोगे ना, ये आज के मोमेंट की तरह दिखा रहे हैं। देखो, -1, 2% रिटर्न, -5% या फिर 8% रिटर्न या फिर 3% रिटर्न।
ये एसआईपी इसके रिटर्न थे। 3,10,000 का वैल्यूएशन, लगभग उतना ही था, 3,20,000, 3,02,000, 2,21,000, लगभग उतना ही है, बराबर, ड्रास्टिक नेगेटिव नहीं। बट उसके बाद 12 मंथ मैंने एक्सटेंड कर लिया, 30 मंथ की जगह पे 43 मंथ कर दिया। 2014 तक मैंने एसआईपी कंटिन्यू रखा। 4,30,000 की वैल्यूएशन, सी द वैल्यूएशन कितने हो गए, सी द एक सारा रिटर्न। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सी द रिटर्न। तो जब भी ना कोई डाउनफॉल आता है ना, आपको कुछ नहीं, आपको ना एसआईपी कंटिन्यू रखनी, सस्टेन रखनी है। थोड़ा टाइम दे दो 12 महीने का, और देखो क्या रिटर्न पेमेंट होती है। ये सेकंड सिनारियो दिखाया मैंने, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको थर्ड सिनारियो। ओके, और वो है 2014 से लेके 2016। वो टाइम पे भी 20 महीने का पीरियड ऐसा था कि मार्केट स्लैगिंग पीरियड में चल रहा था, डाउन मार्केट चल रहा था। 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता था, 2 लाख की वैल्यू, सीधा एक सारा रिटर्न। मैं अगेन सभी पॉइंट की दिखा रहा हूँ आपको। 22% निगेटिव भी है, शायद किसी इसमें 6%, 5% भी निगेटिव है, 4% भी निगेटिव, बट निगेटिव ही थी। आपकी 2 लाख की रिटर्न 2 लाख से नीचे चली गई थी। पैनिक सेल अगर करते तो कभी भी आपका पैसा रिकवर नहीं होता था। यही 12 महीना मैंने एक्सटेंड कर दिया, 20 महीने का हो गया। मतलब 2016 से लेकर 2016 तक ये 20 महीने का नेगेटिव मार्केट का टाइम था। मैंने सिर्फ 12 महीना एक्सटेंड कर लिया, मतलब 2014 से लेकर 2017, 32 मंथ, सीधा रिटर्न। हमेशा कोई भी डाउनफॉल होता है, नेगेटिव रिटर्न देखते हैं, उसके जस्ट इमीडिएटली 1 साल के बाद सीधे रिटर्न। मैं अभी भी स्ट्रांगली आपको ये रिकमेंड करूंगा, बताऊंगा। यहां से और 12 महीना भी देख लो क्या होता है। हम लोग फिर से सेशन करेंगे, फिर से बात करेंगे कि अगले 12 महीने में देखो आपके एसआईपी जो आज के डेट में सिंगल डिजिट रिटर्न दिखा रही है या फिर माइनस में थोड़ी बहुत रिटर्न दिखा रही है, अगले 1 साल में सबके रिटर्न रिकवर्ड हुए रहेंगे। राइट, ये हो गया तीसरा सिनारियो। मैं आपको अभी चौथा सिनारियो दिखाता हूँ। 2017 से लेके 2019, अगेन 20 साल का टाइम पीरियड, सेम ऐसे ही निगेटिव रिटर्न चले गए थे। करेक्ट, देखो निगेटिव रिटर्न। 1 साल के बाद 12 महीना मैंने एक्सटेंड कर दिया, रिटर्न सब रिकवर्ड होना चालू हो गए। अच्छा, ये बाय द वे इस चारों सिनारियो में मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये पांच चारों सिनारियोज में, फिर से आता हूँ पहले सिनारियो पे, मैंने कुछ नहीं किया होता 2007 से लेके 2009 तक, नहीं, ये 2000, बाय मिस्टेक 27 हो गया, 2026 तक था, ये 2026 होना चाहिए, बाय मिस्टेकली 2027 हो गया। आज के डेट तक, ये दिस इज लेटेस्ट डेटा, आज के डेट तक मैंने अगर एसआईपी की होती तो सीधा रिटर्न लॉन्ग टर्म के, कोई भी एसआईपी सिंगल डिजिट्स में आपको नहीं दिखती है। तो ये हो गया सिनेरियो 2007 से लेके 2026। दूसरा सिनेरियो 2011, जब मैंने मार्केट गिरना चालू हो गया था, निगेटिव रिटर्न थे, बाद में पॉजिटिव हो गए, अभी तक मैंने कंटिन्यू रखा होता तो सबके रिटर्न डबल डिजिट्स में ही है। एंड देन ये हो गया थर्ड सिनारियो, इन्वेस्टर थर्ड, 2014 में चालू किया, निगेटिव रिटर्न्स, फिर भी रिटर्न्स बढ़ गए, अभी तक मैंने कंटिन्यू रखे होते तो मेरे इसके रिटर्न्स कितने होते थे। तो एवरी टाइम पे शॉर्ट टर्म में मार्केट जब गिरता है, पैनिक नहीं होना है। मैंने पहले भी एक सिनारियो दिखा था जहां पे मैंने दिखा था मेरी खुद की एसआईपी जितनी निगेटिव में चली गई उतनी वो पॉजिटिव में आ गई। जितनी एसआईपी आपकी डाउन जाएगी ना, समझ लो उतनी एसआईपी आपकी ज्यादा रिटर्न डिलीवर करने वाली है फ्यूचर में। सिर्फ पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, शॉर्ट टर्म में ऐसी सिचुएशंस आती है। तो चीजें क्लियर हो रही है। अगर फिर भी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप 1 to 1 आके मिलो, समझो। मैं आपको और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट दिखा सकता हूँ, और भी आपका कॉन्फिडेंस दिखा सकता हूँ कि ऐसे मोमेंट पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए। बट आपको बताओ ऐसे मोमेंट पे क्या करना चाहिए, ऐसे मोमेंट पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, और ज्यादा रिटर्न बनते हैं। चलो एक एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल हो गए। खुद ऐसे करता हूँ, जब मार्केट गिरता है, तब मेरे डेट फंड में जो थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो मोमेंट पे थोड़ा और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इक्विटी में, ताकि मैं ग्राउंड लेवल पे और यूनिट्स एक्वायर कर लूँ, और फ्यूचर में जब मार्केट फिर से रिकवर हो जाता है तब मेरे रिटर्न्स और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और कोई क्वेश्चंस? आई होप इट। क्वेश्चंस और आ रहे हैं अमित। एक खाली मैं क्वेश्चन, बाकी के सारे क्वेश्चंस प्लीज कनेक्ट अस टुमारो, वी विल आंसर इट डायरेक्टली। एक श्रीधर सर का क्वेश्चन था, जहां हम्म। पे ना टैक्सेशन पे है। ही हैज इन्वेस्टेड इनटू ईएलएसएस कैटेगरी फंड्स, एंड हम्म। इफ ही रिडीम्स आफ्टर 3 years, विल हम्म। देयर बी एनी कैपिटल टैक्स, एंड इफ एट ऑल यस, कितने पे टैक्स लगेगा? तो एक एग्जांपल आप ले लोगे उनका। सपोज उन्होंने कैलकुलेशन देखिए, मैं हाँ, एक्सेल बेस लेता हूँ कैलकुलेशन। या
एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं फिर से मैडम एक बार मुझे एग्जांपल बता दो, मैं एक नया शीट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर सपोज उन्होंने इन्वेस्टेड अमाउंट थी उनकी से 5 lakhs, ओके। और वो वैल्यूएशन हो गया है सपोज 8 lakhs का। दिस इज हाँ। जस्ट एन एग्जांपल सो दैट अदर क्लाइंट्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड। और अभी जैसे 3 साल के बाद ही ट्राइज टू विड्रॉ दैट अमाउंट, ओके, ये तो 3 साल के टैक्सेशन बाद मैं आएगा क्या? विड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या अगेन द आएगा? अमित, हम्म। उसमें एक क्लॉज, क्लाइंट इज अ सीनियर सिटीजन, सो देयर वोंट बी एनी सैलरी एज सच कमिंग टू हिम। तो ओके। उनका वो 12 लाख का स्लॉट खाली है। तो वो सिनारियो से बता देना आप। ओके, तो पहले तो ना आप समझ लो, अपने को ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या ये इक्विटी है, क्या ये डेट है? ठीक है, दो और एक कैटेगरी होती है, मैं वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या है। अगर इक्विटी है तो मेरा जो भी गेन हुआ है, जब मैं विड्रॉ करने वाला हूँ, विड्रॉ जब मैं करता हूँ उसके बाद में देखा जाता है। जब तक विड्रॉ नहीं करते तब तक आपको कोई टैक्सेशन नहीं देना है। मैं अगर विड्रॉ करता हूँ तो एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसका वैल्यूएशन 8 लाख हो गया, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो मुझे ये जो टैक्स देना है वो 3 लाख रुपए के ऊपर देना है। बट उसमें भी एक कैच है, कैच मतलब गवर्नमेंट ने एक चीज अलाउ किया है कि फर्स्ट 1,25,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो बचे कितने हैं? ये 3 लाख में से मैं 1,25,000 पे टैक्स नहीं देने वाला हूँ। बचे 1,75,000। ये 1,75,000 पे मुझे टैक्स देना है 12.5%। करो। तो इसके ऊपर मैं 12.5% कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 21,875। मैं विड्रॉ कितना कर रहा हूँ? 8 लाख। मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 21,875। ये मुझे देना पड़ेगा, आपका कोई फंड हाउस ये डिडक्शन करके नहीं देता है। आपके पास पूरे पैसे आ जाते हैं जो भी आपने विड्रॉ किए वो। गेन आपको कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं आपको, कैपिटल गेन स्टेटमेंट देते हैं। जब रिटर्न फाइल करते हैं उसमें से टोटल एग्रीगेट 1,25,000 उसमें से विड्रॉ करना पड़ता है। 1,25,000 एंटायर ईयर। एवरी ईयर आप 1,25,000 आप वहां पे टैक्स बेनिफिट ये ले सकते हो। दिस इज अ रिबेट 1,25,000। बचे हुए अमाउंट पे मुझे 12.5% टैक्स देना है, तो ये आ गया ये 20। अगर मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, डेट में इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल, और मुझे हाइपोथेटिकली इतना प्रॉफिट मिलता है। हालांकि इतना प्रॉफिट नहीं होता है डेट में, डेट में बहुत कम लेवल पे प्रॉफिट होता है। मुझे 3 लाख पे प्रॉफिट आएगा। मेरा ये 3 लाख फुल्ली टैक्सेबल होगा डेट फंड में। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल मतलब एज पर माई टैक्स स्लैब। तो हाइपोथेटिकली यहाँ पे कोई रिबेट नहीं है, 1,25,000 का जो इक्विटी में मिल रहा था यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट 3 लाख जो गेन हुआ है उसके ऊपर मुझे एज पर माई टैक्स स्लैब, सपोज आई एम इंटू 30% टैक्स स्लैब, तो मुझे 30% टैक्स देना है। तो ये आएगा 90,000 रुपीज। बट बीइंग अ सीनियर सिटीजन, बीइंग अ सीनियर सिटीजन मेरा 12 लैक्स के ऊपर, बीइंग अ सीनियर सिटीजन क्या कोई भी बंदा है जिसका 12 लाख के ऊपर टैक्स ब्रैकेट नहीं, 12 लाख के ऊपर इनकम नहीं जा रहा है साल का, मतलब उसका कोई भी टैक्स ब्रैकेट नहीं है, वो जीरो टैक्सेशन में आता है, तो वो कंडीशन में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट इन इक्विटी, इन इक्विटी आपको ये 12.5% टैक्स देना ही पड़ता है। आप भले टैक्स ब्रैकेट में हो या नहीं हो, आपका टैक्स ये आएगा। ये आपको पे करना है, गवर्नमेंट को म्यूचुअल फंड डिडक्शन करके नहीं देता है। आई होप क्लियर। ठीक है। बट मजे की बात मालूम, इक्विटी 5 लाख 8 लाख बनाएगा, डेट आपका 5 लाख 8 लाख नहीं बनाएगा। शायद ये अगले एक दो 2 साल 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो शायद उसने 6 लाख रुपया बनाया रहेगा या फिर 7 लाख रुपया बनाया रहेगा, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं हो। अदरवाइज एज पर टैक्स स्लैब में यहाँ पे लिख देता हूँ, एज पर टैक्स स्लैब अगर आप डेट फंड में ऐसे रख रहे हो तो। आई होप क्लियर मैडम, या दिस इज द या आंसर। अमित, या। सो आई थिंक वी हैव क्लैरिफाइड मोस्ट ऑफ द डाउट्स। कुछ और क्वेश्चंस थे क्लाइंट्स के, which we will try to answer in the upcoming week. प्लीज कनेक्ट कर लेना ओमकार सर, विल डेफिनेटली रिव्यू। मयूर सर, आपके भी डैडी का पोर्टफोलियो हम लोग नेक्स्ट वीक रिव्यू कर लेंगे। So I think yes, we should keep connecting every like 4 to संडे। 5 months for a quick reviews.
And we will keep conducting such sessions on a regular basis on different topics. And what we are planning is, क्योंकि karna, it's a challenge for us. So we are planning to form a WhatsApp community, which we will be adding you as a member, and we will start communicating from there. कि कौन से सेशन होने वाला है, जूम लिंक, इट विल गेट इजियर सो दैट वी कैन सेंड द रिमाइंडर्स एज वेल. कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमने थर्सडे को मैसेज डाला है, संडे को सेशन है, तो कभी कभी स्किप हो जाता है. सो वी विल एड यू इन द कम्युनिटी, so please accept that. And we will start sending you the communications from that WhatsApp community. So I hope you will be able to get answers to all your queries which you have in topics of personal finance. Next session will be on home related questions. So that can be home loans or EMI जितना जल्दी क्लियर कर सके तो उसमें क्या होता है, घर कितने का ले सकता हूँ, एंड ऑल. It will be interesting to most of the clients. Those who want to join, please join us. Yeah, we will be sending you the links for that as well in the next upcoming week.